हम लोग इस वीडियो लेक्चर में देखने वाले क्लास 12 के हिंदी का टॉप 50 MBBS सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर यानी कि आंसर के साथ चलने वाला। भले यह वीडियो 2 घंटा 3 घंटा का चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर यानी कि 2 नंबर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो हिंदी का 50 टॉप क्वेश्चन देंगे NCERT पैटर्न पे। अगर इसका PDF चाहिए तो हमारे इस नंबर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्योंकि आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको 5 पूछेंगे एग्जाम में, आपको 50 देंगे, उसमें से 5 पक्का आएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको क्लियर कर देंगे, टेंशन मत लीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके है लहंगा सिंह के जो लहंगा सिंह थे उसके प्रेम के बारे में लिखे। जो लहंगा सिंह है उनके प्रेम के बारे में क्या है तो वह आपको इस बता रहे हैं। देखिए लहंगा सिंह अपने किशोरावस्था, देखिए किशोरावस्था क्या होता है, आपको 12 से 14 वर्ष के जो 8-10 से लेकर 14 वर्ष की जो अवस्था होता है वह किशोरावस्था कहलाता है। यानी वही कहता है लहंगा सिंह को अपनी किशोरावस्था में ही एक अनजान लड़की से प्रेम हुआ था। मतलब लहंगा सिंह को अपने किशोरावस्था में यानी कि बचपन में ही एक अनजान लड़की से प्रेम हुआ था, लेकिन उसने अपने परिणय सूत्र यानी कि अपने विवाह नहीं किया, मतलब परिणय सूत्र में नहीं बांध सका, लेकिन उसे अपने परिणय सूत्र में नहीं बांध सका, परंतु उस लड़की का विवाह एक सूबेदार से हो जाता है। किससे हो जाता है? एक सूबेदार से हो जाता है। सूबेदार से हो गया। लहंगा सिंह भी सेना में भर्ती हो गया। यानी उसकी जब प्रेमिका थी, यानी कि जो अनजान लड़की एक प्रेमिका लहंगा सिंह की थी, उनकी क्या होता है, वो क्या करता है, वो उसका शादी तो किसी और से सूबेदार से हो जाता है। तो क्या करेगा बेचारा, बस लहंगा सिंह क्या करता है, वह सेना में भर्ती हो जाता है। लहंगा सिंह भी सेना में भर्ती हो गया। अचानक कुछ वर्षों बाद क्या होता है, अचानक कुछ वर्षों बाद यानी कि कुछ दिन बाद, कुछ वर्षों बाद क्या होता है, उसे ज्ञात हुआ, यानी उसे मतलब ज्ञात हुआ, महसूस हुआ कि सूबेदारनी ही वह लड़की है जिससे वह कभी प्रेम किया करता था। सूबेदार जो है उसकी पत्नी सूबेदारनी होगी, बिल्कुल बात है, यानी कि सूबेदारनी ही वह लड़की है जिससे वह प्रेम किया करती थी। तो इसमें जो बौधा सिंह रहता है सिपाही, और यहाँ पे जो लहंगा सिंह भी सिपाही रहता है, इसलिए उसको पता चलता है कि इनकी बौधा सिंह की ही माँ ही हमारी जो प्रेमिका थी, वही बात है। तो यह पूरा कहानी पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। फिर समझने का प्रयास कीजिएगा। लहंगा सिंह को अपने किशोरावस्था में ही अनजान लड़की से प्रेम हुआ था, लेकिन उसे अपने परिणय सूत्र में नहीं बांध सका। यानी कि वो आप इस प्रकार से भी कह सकते हो, वह उससे विवाह नहीं कर पाया, परंतु उस लड़की का विवाह एक सूबेदार से हो गया। लहंगा सिंह भी क्या होता है, सेना में भर्ती हो जाता है, यानी कि उसको भूल कर सेना में भर्ती हो गया। अचानक कुछ वर्षों बाद उसे ज्ञात होता है, उसे महसूस होता है कि सूबेदारनी ही वह लड़की है जिसे वह कभी प्रेम किया करता था। तो यह क्वेश्चन आपको 2010 और 2014 में क्वेश्चन पूछ रखा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण की क्या अपेक्षा है। यानी कि संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण की क्या अपेक्षा है, यह 2020 के साइंस और कॉमर्स में दोनों में पूछ रखा है। यानी कि आपको हिंदी जो पढ़ना है 100 मार्क्स, और साइंस कॉमर्स आर्ट सभी के लिए एक ही रहता है, सिलेबस वही है, क्वेश्चन भी वही रहता है। बस कभी कभी क्वेश्चन आर्ट में कुछ और रहता है, साइंस में कुछ और रहता है। क्वेश्चनवा इसी को साइंस में कर देगा तो दूसरा वाला कॉमर्स में कर देगा, बस कुछ नहीं है, सिंपल रहता है। मतलब इसी क्वेश्चन को इधर उधर करता है, सभी के लिए एक ही क्वेश्चन रहता है। तो यहाँ पर सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, संघर्ष समितियों के जयप्रकाश नारायण की क्या अपेक्षा है। देखिए जयप्रकाश नारायण को संघर्ष समितियों से अनेक अपेक्षाएं हैं। जो संघर्ष समिति है उनसे अनेक अपेक्षाएं, मतलब अनेक उससे आशाएं हैं। वे चाहते हैं कि, कौन चाहता है, जयप्रकाश नारायण, वे चाहते हैं कि यह संघर्ष समिति केवल शासन ही ना करे, यानी कि वह संघर्ष समिति जो है वो केवल शासन ही ना करे, वे समाज की हर अन्याय को विरुद्ध संघर्ष करे। यानी कि जो समाज में जो भी एथी हो रहा है, अन्याय हो रहा है, उसके विरुद्ध में कार्य करे, उसके विरुद्ध में संघर्ष करे, यानी कि उस अन्याय को दूर करे। तो अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करे। उन संघर्ष समितियों से उन पदाधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध संघर्ष करना चाहिए जो घूसखोरी से लपटा हुआ है। यानी कि जयप्रकाश नारायण कहते हैं उन संघर्ष समिति, यानी कि वो जो संघर्ष समिति है उनको उन पदाधिकारियों, यानी कि उन पदाधिकारियों और कर्मचारियों को विरुद्ध, मतलब उस कर्मचारी और पदाधिकारियों के बीच एक्शन लेना चाहिए, यानी कि कार्य करना चाहिए जो घूसखोरी, यानी कि घूसखोरी में लिपटे हुए हैं, जो घूसखोरी लेते हैं, जो भोले भाले जनता को शोषण करते हैं, जो भोले भाले जनता से पैसा लूटते हैं, उसके विरुद्ध शासन करना चाहिए। तो वही कहते हैं जयप्रकाश नारायण।
तो वही बात है, यहाँ पे कह रहे हैं क्या, जयप्रकाश नारायण की संघर्ष समितियाँ से अनेक अपेक्षाएं हैं। वे चाहते हैं कि संघर्ष समिति केवल शासन ही ना करे, वे समाज के अन्य मतलब अन्याय के विरुद्ध कार्य करे, अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करे। उन संघर्ष समितियों से उन पदाधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध संघर्ष करना चाहिए जो घूसखोरी में लिपटे हुए हैं और भोला भाली जनता को शोषण करते हैं। ऐसा ही संघर्ष समितियों से वह जयप्रकाश नारायण अपेक्षा करते हैं जो कर सकते हैं। यह 2020 के साइंस और कॉमर्स दोनों में क्वेश्चन पूछ रखा है इसका, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आपको टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, कहानी उसने कहा था। जो उसने कहा था, जो कहानी है कि पात्रों की सूची तैयार करे। जो उसमें देखिए उसमें बहुत ऐसा पात्र है, जो बहुत ऐसा, जिससे लहाना सिंह हुआ, हजारा सिंह हुआ, बौधा सिंह हुआ, वजीरा सिंह हुआ, ये सब उसके पात्र है। तो देखिए क्या है, तो यह 2016 में कुछ पूछ रखा है, ये साइंस में पूछ रखा है कि लहाना सिंह क्या है, तो कहानी के मुख्य पात्र है। इस प्रकार से आपको सूची तैयार करना है। लहाना सिंह क्या है, तो कहानी का मुख्य पात्र है। हजारा सिंह क्या है, सूबेदार है, यानी कि वह जो लड़की है जो लहाना सिंह जिससे प्रेम करता था वो सूबेदार है, यानी कि हजारा सिंह से उसका विवाह हो जाता है। हजारा सिंह का बेटा कौन है, बौधा सिंह। तो ये कहता है बौधा सिंह कौन है, तो हजारा सिंह का पुत्र जो सेना में भर्ती रहता है लहाना सिंह के साथ। लेफ्टिनेंट साहब क्या है, तो सेना का एक उच्च अधिकारी। लेफ्टिनेंट सिंह कौन रहता है, लेफ्टिनेंट साहब वो सेना का एक उच्च अधिकारी रहता है। और यहाँ पे वजीरा सिंह कौन है, तो एक सैनिक रहता है। वजीरा सिंह क्या रहता है, एक सैनिक रहता है। तो यह इसका कहानी का जो सूची है, पात्र है, उसका सूची बना रखे हैं। यहाँ पे लहाना सिंह क्या है, तो इस प्रकार से लहाना सिंह क्या है आप याद रख लीजिएगा, तो बहुत ऑब्जेक्टिव में काम आ जाएगा। लहाना सिंह क्या है, कहानी का मुख्य पात्र है। वजीरा सिंह क्या है, सूबेदार है। बौधा सिंह क्या है, हजारा सिंह का पुत्र है। लेफ्टिनेंट साहब क्या है, एक उच्च अधिकारी है। और वजीरा सिंह क्या है, एक सैनिक है। यह 2016 में पूछ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 4 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे पास, लहाना सिंह ने बौधा सिंह के प्रति किस त्याग के परिचय दिया था। जो लहाना सिंह है वो बौधा सिंह, यानी कि लहाना सिंह कौन है, जिस लड़की से प्रेम करता था, और बौधा सिंह क्या है, उसकी प्रेमिका के बेटा रहता है। उसकी प्रेमिका का ही बेटा रहता है बौधा सिंह, क्योंकि बौधा सिंह का जो पिता रहते हैं वो हजारा सिंह रहते हैं, और उस प्रेमिका का शादी हजारा सिंह के साथ हुआ रहता है। उसी का बेटा एक बौधा सिंह रहता है, वो भी एक क्या फौज में ही रहता है, और दोनों फौज में रहता है। तो वही कहता है क्या, यहाँ पे लहाना सिंह ने बौधा सिंह के प्रति किस त्याग का परिचय दिया था। तो देखिए लहाना सिंह ने युद्ध में, देखिए यहाँ पर समझ लीजिएगा, लहाना सिंह युद्ध में दोनों सैनिक था, तो युद्ध भूमि पर उसने सूबेदारनी कौन थी, उसकी प्रेमिका ही थी, जो हजारा सिंह से शादी होता है, यानी कि वह सूबेदार रहता है। तो सूबेदारनी के बेटा बौधा सिंह को अपने प्राणों की चिंता किए बिना बौधा सिंह की जान बचाई। वही कहता है लहाना सिंह ने युद्ध भूमि पर उसने सूबेदारनी के जो बेटा बौधा सिंह को अपने प्राण को चिंता किए बिना बौधा सिंह को, यानी कि बौधा सिंह को जान बचाई। पर उस कोशिश में, यानी कि जान बचाने की कोशिश में क्या होता है, वह स्वयं घायल हो गया, यानी कि वह स्वयं घायल हो गया, फिर भी लहाना सिंह को बचाता है। तो स्वयं घायल हो गया उसे, यानी कि उसने अपने घाव पर बिना किसी को बताए, यानी कि वह अपने घाव पर बिना किसी को बताए कसकर पट्टी बांध लिया। मैं घाव को बिना किसी को बताए, बिना मतलब कोई क्यों नहीं बताता है, और कसकर उस पर पट्टी बांध लेता है और जर्मन सिपाहियों का मुकाबला करता रहा। वही बौधा सिंह ने, यानी कि हजारा सिंह ने बौधा सिंह के प्रति त्याग का परिचय देता है। यह 2018 में क्वेश्चन पूछ रखा है। फिर समझिएगा, लहाना सिंह युद्ध भूमि पर उसने सूबेदारनी के बेटा बौधा सिंह को अपने प्राण की चिंता किए बिना बौधा सिंह को बचाता है। उसको बचाते समय क्या होता है, वह स्वयं घायल हो जाता है, और वह घाव को बिना किसी को बताए उस पर कसकर पट्टी बांध लेता है और जर्मन सिपाहियों का मुकाबला करता रहता है। यानी कि देखिए सिपाही का क्या एथी होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2021 में क्वेश्चन या साइंस और कॉमर्स में पूछ रखा है। क्या है देखिए, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था, वह किसकी पुत्री है। देखिए जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम श्रीमती प्रभावती देवी है। देखिए हाईलाइट इसलिए कर रखे हैं कि आपको पता चले, तो क्या हो सका, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम है, तो श्रीमती प्रभावती देवी है। वह किसकी पुत्री थी, जो श्रीमती प्रभावती देवी वह किसकी पुत्री थी, तो ब्रजकिशोर जी की पुत्री थी। तो देखिए यह इतना ही 2 लाइन का क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में पूछ दिया, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। यह 2021 में पूछ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास।
6 नंबर क्वेश्चन क्या है, पुरुष जब नारी के गुण ले लेता है, पुरुष जब नारी के जो गुण होता है वह ले लेता है, तब वह क्या बन जाता है। देखिए आप यह बात देखिएगा, पुरुष और नारी में फ़र्क बताते हैं आपको। देखिए नारी बहुत कोमल, सरलता और मतलब बहुत कोमलता, दया, मतलब उसमें दया, सरलता जैसी बहुत ऐसी गुण होती है। लेकिन मर्द में क्या होता है, पुरुष में क्या होता है, वैसा नहीं, उसमें क्रोध रोध भरा रहता है। वही बात है, यानी कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है, यानी कि जब पुरुष जो होता है वह नारी के गुण ले लेता है तो उसकी मर्यादा कम नहीं होती। ऐसा नहीं कि आप जो अगर आप नारी का गुण आपके में हो जाए, आप भी कोमलता, सरलता, दयापूर्ण हो जाए तो आपकी मर्यादा कम नहीं होती, बल्कि उसकी पूर्णता में वृद्धि होती है। क्या होती है, उसकी पूर्णता में वृद्धि होती है। पुरुष अगर नारी की कोमलता, दया, सरलता जैसी गुण अपनी में ले यानी कि अपनी में ले आए तो उसकी जीवन में पूर्णता का बोध होता है। यह बात कहते हैं पुरुष के नायक उसका क्या बन जाता है, यानी कि गुण ले ले तो वह तब वह क्या बन जाता है। मतलब पुरुष जब भी नारी का अगर गुण ले ले तो वह क्या बन जाएगा, उसमें कोई फर्क नहीं होगा। उसकी बुद्धि यानी कि उसकी पूर्णता बढ़ जाएगी, उसका पूर्णता का बोध बढ़ जाएगा, यही कहता है। तो जब पुरुष नारी के गुण ले ले तो उसकी मर्यादा में कोई कमी नहीं होता, कम नहीं होती, बल्कि उसकी पूर्णता में वृद्धि होती है। पुरुष अगर नारी की कोमलता, दया, सफलता जैसी, सरलता जैसी गुण अपनी में ले ले, अपनी में उतार ले, तो क्या हो जाएगा, उसकी जीवन में पूर्णता का बोध होता है। यह 2012 में क्वेश्चन पूछ रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, बुद्ध ने आनंद से क्या कहा। जो बुद्ध है वह आनंद से क्या कहते हैं, वह क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे बुद्ध ने आनंद से एक ही बात कहते हैं कि वह जिसने अगर नारी को क्या भिक्षुनी बनाने के अधिकार दिए हैं ना, वह देकर उसने गलती कर दी है। अगर ऐसा नहीं करते तो उनका जो धर्म चलाया गया था, बौद्ध धर्म, वह 5000 वर्षों तक चलता है। लेकिन ऐसा करने से उनका जो धर्म होता है वह 500 वर्षों तक ही चल पाएगा, वही वह कह पाते हैं। समझ रहे। तो देखिए यहाँ पे बौद्ध ने एक दिन, यानी कि बौद्ध ने एक दिन आनंद से कहे कि बौद्ध ने एक दिन आनंद से कहा कि मैंने अपने संग नारियों की भिक्षुनी होने की अधिकार देकर एक अच्छा काम नहीं किया। मतलब एक हम अधिकार जो देकर अच्छा नहीं किए हैं। बिल्कुल सही है, अगर कोई आदमी अगर नारी को भिक्षुनी होने के अधिकार दे दे तो वो अच्छा बात है क्या, नहीं है। तो ये बौद्ध ने कहा है कि एक दिन आनंद से कहा कि मैंने अपने संग नारियों की भिक्षुनी होने की अधिकार देकर अच्छा नहीं किया है। मैंने जो धर्म चलाया था वह 5000 वर्षों तक चलने वाला था, पर अब वह केवल कितनी वर्षों तक, 500 वर्षों तक ही चल पाएगा। इसी कारण बस यह आनंद से वह बात कहते हैं। यह भी 2020 में क्वेश्चन पूछ रखा है, 8 में पूछा है लगभग, यह साइंस में पूछा है, यह ध्यान नहीं दिए हैं, लेकिन 2020 में क्वेश्चन जरूर पूछा है BSEB में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, जयप्रकाश नारायण किस प्रकार का नेतृत्व देना चाहते थे। जो जयप्रकाश नारायण थे वह किस प्रकार का नेतृत्व देना चाहते थे अपने जनता को। तो देखिए आंदोलन आंदोलन के नेतृत्व के समय जयप्रकाश नारायण कहते हैं, जो आंदोलन के नेतृत्व के समय जयप्रकाश नारायण कहते हैं, सबकी सलाह लूँगा, सबकी बात सुनूंगा, छात्रों की बात जितना भी ज़्यादा होगा, जितना भी समय मेरे पास होगा उनसे बहस करूंगा, यानी कि उनसे बहस करूंगा, समझूंगा, उनसे बहस करूंगा और समझूंगा और अधिक से अधिक बात करूंगा। लेकिन सबका बात स्वीकार करूंगा, लेकिन क्या होता है, फैसला मेरा होगा। यानी कि सबका बात सुनूंगा, सबसे सलाह लूंगा, छात्रों का बात सुनूंगा, जितना समय होगा छात्रों के साथ टाइम स्पेंड करूंगा, लेकिन सबका बात स्वीकार करूंगा, लेकिन मेरा फैसला होगा। यही जयप्रकाश नारायण अपने जो नेतृत्व चाहते हैं, यानी कि जयप्रकाश नारायण किस प्रकार का नेतृत्व चाहते हैं, तो अपना जैसा अपने सोचकर चलना चाहते हैं। तो ये कहता है आंदोलन के नेतृत्व में, यानी कि आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण कहते हैं, मैं सबका सलाह लूँगा, सबकी बात सुनूंगा, छात्रों की बात जितना भी ज़्यादा होगा, जितनी भी समय मेरे पास, यानी कि जितनी भी मेरे पास समय होगा, डबल समय लिखा गया है, समय होगा, उनसे बहस करूंगा, समझूंगा और अधिक से अधिक बात करूंगा। यानी कि उनसे समझूंगा, बात करूंगा
और सबका बात स्वीकार करूंगा, लेकिन फैसला मेरा होगा, लेकिन फैसला मेरा होगा, यानी कि जयप्रकाश नारायण का होगा। यह 2020 में क्वेश्चन पूछ रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद कीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए, मानक स्वयं को बहसी एवं जानवर से भी बढ़कर क्यों कहता है। जो मानक है वह बहसी एवं जानवर से भी बढ़कर, यानी कि उससे भी बढ़कर क्यों कहता है। देखिए क्यों कहता है, देखिए मानक दुश्मन, यानी कि मानक का दुश्मन सिपाही, जो मानक है उसका दुश्मन सिपाही मानव को मारने उसके घर तक आ गया। जो मानक है उसको मारने उसके घर तक आ जाता है, उसके घर तक आ गया। वह मानव को बार बार बहसी और जानवर कहता है। जो सिपाही है उसको मानव को बार बार बहसी और जानवर कहता है। मानव अपने को अच्छी तरह जानता है, जो मानव है वह अपने को, जो मानक है वह अपने को अच्छी तरह जानता है कि वह ना तो बहसी है और ना जानवर है, ना वह तो बहसी है और ना जानवर है। वह अपनी बहन की शादी के लिए फौज में भर्ती हुआ है, नहीं तो वह फौज में कभी भर्ती नहीं होता। वह अपने आप को कहता है। देखिए फिर समझिएगा, मानव को मारने, यानी कि मानव के दुश्मन सिपाही मानव को मारने उसके घर तक आ गया, उसके घर तक आ गया। वह मानव को बार बार बहसी और जानवर कहता है। सिपाही जो है मानव को बार बार बहसी और जानवर कहता है, और मानव को पता है, मानव को यह अच्छी तरह पता है, वह अच्छी तरह जानता है कि वह न तो बहसी है और न जानवर है। वह बहन की शादी के लिए ही फौज में भर्ती हुआ है, नहीं तो वह फौज में भर्ती नहीं होता। ये भी 2020 के साइंस और कॉमर्स में क्वेश्चन पूछ रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये 10 नंबर क्वेश्चन 8 में पूछा गया। ऐसा नहीं कि 8 में पूछ दिया तो कॉमर्स में नहीं पूछ सकता, साइंस में नहीं पूछ सकता, बिल्कुल पूछ सकता है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बातचीत, यानी कि बातचीत की कला अर्थ, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। बातचीत का कला अर्थ, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। देखिए आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप के लोगों के लिए एक सुलभ सुखमय, यानी कि एक सुलभ सुखमय बनाने का बहुत बड़ा मतलब भूमिका था। देखिए आप देखिए, यूरोप के लोगों का आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जगत प्रसिद्ध है। यानी क्या है, जो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप के लोगों में जगत प्रसिद्ध है। पारिवारिक और सामाजिक जीवन की सुलभ और सुखद बनाने में इसका बहुत बड़ा महत्व है। जो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है वह जो पारिवारिक और सामाजिक सुलभ और सुखद बनाने में बहुत बड़ा इसका महत्व है। क्या बहुत बड़ा इसका महत्व है, समझिएगा, बहुत बड़ा महत्व है। देखिए अगर बात आप मेरी ध्यान सुनिएगा तो आपको याद हो जाएगा, बहुत बड़ा महत्व है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का अर्थ वार्तालाप की कला, कलात्मक दृष्टिकोण से तेज बुद्धि, यानी कि वार्तालाप की कला कलात्मक दृष्टिकोण से तेज बुद्धि, सही शब्द उच्चारण, सकारात्मक भाव की श्रृंखलता, यानी कि श्रृंखलता आवश्यक है। यहाँ पे समझिएगा, यानी कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन से क्या होता है, वार्तालाप की कला कलात्मक दृष्टिकोण से तेज बुद्धि, अब इससे प्राप्ति होता है शब्द उच्चारण, यानी कि शब्द का उच्चारण करना आप सीख सकते हैं, सकारात्मक भाव की श्रृंखलता आवश्यक है। ऐसे तो सभी बातचीत करते हैं, ऐसे तो सभी आपस में बातचीत, हम लोग भी बातचीत आपस में करते हैं, लेकिन कहाँ पे कौन शब्द सही है कौन शब्द गलत है हमको पता नहीं होता। वही बात कहते हैं, यानी कि ऐसे सभी, यानी कि आपस में बातचीत करते हैं, परंतु कोई सफल हो पाता है, कोई सही शब्दों का उच्चारण कर पाता है, सही शब्दों बोल पाता है, उसको दृष्टिकोण यानी कि तेज बुद्धि से सही शब्द उच्चारण कर पाता है, वार्तालाप की कला बता पाता है। यह सब कोई ही कर पाता है, सभी के बस की बात नहीं है। वही कहता है यूरोप के लोगों में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जगत प्रसिद्ध है। पारिवारिक और सामाजिक जीवन की सुलभ सुखमय बनाने में इसका बहुत बड़ा महत्व है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का अर्थ वार्तालाप की कला, यहाँ पे कलात्मक दृष्टिकोण से तेज बुद्धि, सही शब्द उच्चारण, सकारात्मक भाव श्रृंखलता आवश्यक है। ऐसे में सभी बातचीत करते हैं परंतु कोई सफल हो पाते हैं। यह 2011 की 8 में क्वेश्चन पूछ रखा है। ऐसा नहीं कि 8 में पूछा साइंस में नहीं पूछेगा, क्योंकि देखिए आर्ट कॉमर्स साइंस के लिए सभी के लिए हिंदी का सिलेबस एक ही रहता है, बस आर्ट के लिए क्वेश्चन थोड़ा अलग हो जाता है। क्वेश्चन वही रहता है, क्वेश्चन मतलब आपको इसमें यह पूछ दिया तो उसमें वो पूछेगा, तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो बार पूछा एग्जाम में, वहाँ बगल में लिख देते हैं। यह बेसिकली सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, साइंस वाले के लिए, कॉमर्स वाले, दोनों के लिए एग्जाम एक ही होता है, और साथ में आर्ट वाले के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबका सिलेबस हिंदी का एक ही रहता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे 11 नंबर से क्वेश्चन क्या होगा, डायरी का लिखना, यानी कि डायरी का लिखा जाना क्यों मुश्किल है।
डायरी का लिखा जाना, जो मलेज लेखक है वह क्यों कहते हैं कि डायरी का लिखा जाना एक मुश्किल कार्य है, यह मुश्किल है। तो देखिए यहाँ पे यह किस प्रकार से हम लिख सकते हैं। यह क्वेश्चन 2012-2016 के BACB यानी कि बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए डायरी में प्रतिदिन यानी कि जो डायरी में प्रतिदिन की घटनाओं तथा अनुभवों का वर्णन होता है। डायरी का मतलब क्या होता है, डायरी जब कोई आदमी लिखता है तो उसमें प्रतिदिन जो घटना घटता है और अनुभव जो होता है हम उसको बात को डायरी में लिखते हैं, ठीक ना, डायरी में लिखते हैं। लेखक मल्लेज के अनुसार डायरी का लिखा जाना एक कठिन कार्य है। बात सही है कि कोई हर आदमी डायरी नहीं लिख सकता, हर आदमी लेखक नहीं बन सकता, हर आदमी डायरी नहीं लिख सकता, हर आदमी प्रोड्यूसर नहीं बन सकता, हर आदमी मतलब गीतकार नहीं बन सकता, ठीक ना। कोई आदमी गाना लिखता है तो हर आदमी के लिए बस की बात ही नहीं है। तो वही बात है यानी कि डायरी में जो प्रतिदिन की घटनाओं और अनुभव का वर्णन होता है। लेखक मल्लेज के अनुसार डायरी का लिखा जाना एक कठिन कार्य है। बात सही है। यह वही व्यक्ति लिख सकता है, यानी कि डायरी जो है वह वही व्यक्ति लिख सकता है जिसका जीवन नियमित एवं संयमित हो, यानी कि जिसका जीवन एकदम नियमित और संयमित हो। लापरवाह और दिशाहीन व्यक्ति डायरी नहीं लिख सकता। बात सही है, जो लापरवाह हो, दिशाहीन हो, वह व्यक्ति कभी भी डायरी लिख नहीं सकता, उससे होगा ही नहीं। तो यह बहुत सटीक आंसर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ गए। देखिए इसका PDF आपको कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम पे जाइए, वहां पे आपको फ्री में PDF मिलेगा, टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिरछ क्या है, तिरछ का प्रतीक क्या है। यहाँ पे तिरछ क्या है और तिरछ किसका प्रतीक है, तिरछ किसका प्रतीक है। यह क्वेश्चन 2010-2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए तिरछ एक छिपकली जाति का जहरीला लिजार्ड है। यहाँ पे समझिए एक छिपकली जाति का प्रतीक है, यानी कि वो छिपकली जाति नहीं होता है लेकिन वो जहरीला होता है, उसमें जहर होता है, समझ गए ना। यानी कि जो उसमें जो नाग होता है उससे भी ज्यादा जहर होता है, 100 गुना ज्यादा जहर होता है तिरछ में। यानी कि तिरछ छिपकली जाति का जहरीला लिजार्ड है जिसे विषखापर भी कहा जाता है। क्या, जिसे विषखापर भी कहा जाता है। इस कहानी में तिरछ प्रचलित और रूढ़िया का प्रतीक है। जो इस कहानी तिरछ कहानी जो है उसमें तिरछ है प्रचलित और रूढ़िया का क्या, रूढ़िया का प्रतीक है, ठीक ना। तो तिरछ क्या है, एक छिपकली जाति का प्रतीक है, जहरीला छिपकली जाति का प्रतीक है, जो जिसे विषखापर भी बोला जाता है। इस कहानी में तिरछ क्या है, प्रचलित और क्या, रूढ़िया का प्रतीक है। यह बात बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिए यार, प्लीज आप लोग से कुछ नहीं कहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन में दबा दीजिए। यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, मानक और सिपाही एक दूसरे को मारना क्यों चाहते थे, यानी क्यों मारना चाहते थे। देखिए मानक और सिपाही क्या थे, देखिए मानक भी सिपाही था और सिपाही तो सिपाही है। मानक बिस्नी के जो बेटा था मानक, वो वर्मा में लड़ने गया था। देखिए थोड़ा सा कहानी समझ लीजिए, वर्मा में लड़ने गया था, वह किसके, भारत की तरफ से अंग्रेजों के साथ लड़ने गया था। लेकिन सिपाही कहाँ का, जापानी सिपाही जो था, जो बेसिकली आपको पता है जो सिपाही में दुश्मन होता है, ये तो बात वही है। सिपाही अगर दूसरे देश का सिपाही अपने देश के सिपाही, बेसिकली दोनों दुश्मन होता है, दोनों मरने मिटने का तैयार रहते हैं, वही बात है, इसलिए दुश्मन तो होबे करेंगे, मरने मिटने के लिए तैयार रहबे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मानक वर्मा एक जगह है, वर्मा की लड़ाई में भारत की ओर से अंग्रेजों के साथ लड़ने गया था। कौन युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने गया था, याद रखिएगा। तो वर्मा लड़ने गया था, तो दूसरे ओर के पक्ष में जापानी सेना थे, यानी कि किससे लड़ाई हुआ था, जापान के सेना से लड़ाई हो रहा था, ठीक ना। तो उस जापानी सेना थे, तो अतः सेना एक दूसरे के दुश्मन थे, सिंपल है। सेना जब भाई होगा तो दोनों एक दूसरे के दुश्मन ही होगा ना। जापान की सेना भारत की सेना के दुश्मन है, पाकिस्तान की सेना भारत की सेना के दुश्मन है, वही बात है। जो मानक थे, मानक वर्मा लड़ने गया था भारत की ओर से अंग्रेजों के साथ, और दूसरे ओर से के पक्ष में क्या था, जापानी सेना थे। दोनों बेसिकली सेना ही है और दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन होंगे, तो बेसिकली एक दूसरे का मारना चाहेंगे, सिंपल है। यह क्वेश्चन 15 और 21 में पूछा गया है, इसको आप आराम से पढ़िए, याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, चंपारण में शिक्षा की व्यवस्था के लिए, चंपारण सत्याग्रह आप पढ़िएगा 10th क्लास में। देखिए चंपारण के शिक्षा की व्यवस्था के लिए गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने चंपारण की जो शिक्षा व्यवस्था है उसके लिए क्या किए। यह क्वेश्चन 2010 के 8 यानी कि 8 एग्जाम में, 2010 के 12th के 8 एग्जाम में और 2020 के साइंस और कॉमर्स में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए हम कहते हैं दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। गांधी जी ने गांव के बच्चों के लिए, यानी कि बच्चों की शिक्षा के लिए मात्र आर्थिक समस्याओं को सुधारने से काम नहीं चलेगा। गांधी जी के कहना है कि जो गांव के बच्चे हैं उनको खाली आर्थिक जो काम होता है, आर्थिक सुधार से काम नहीं चलेगा, उसके लिए क्या किया है, उनके लिए क्या किए, चंपारण की 3 जगहों पर आश्रम विद्यालय की स्थापना की।
कौन कौन जगह? बरहरवा, मधुबन और भीतिहरवा, यह 3 जगहों पर विद्यालय की स्थापना की। यानी कि चंपारण के विद्यार्थियों के लिए बहुत मदद की है, क्योंकि 3 जगह वह क्या आश्रम विद्यालय खोले थे। ठीक है ना? कहाँ कहाँ? बरहरवा और मधुबन और भीतिहरवा। ठीक है ना? ठीक है, फिर से पढ़ने का प्रयास करें, आपको समझाने का प्रयास करें। गांधी जी ने गांव के बच्चों की शिक्षा के लिए मात्र आर्थिक समस्याओं को सुधारने से काम नहीं चलेगा, इसके लिए चंपारण की 3 जगहों पर आश्रम विद्यालय की स्थापना की। जहां कहाँ कहाँ? तो बरहरवा, मधुबन, भीतिहरवा, इन 3 जगहों पर विद्यालय की स्थापना की। और यह क्वेश्चन 2010 के 8 में और 2020 के साइंस और कॉमर्स में क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, 15 नंबर क्वेश्चन। बेसिकली इस वीडियो का आपको पता है कितना नंबर क्वेश्चन है, तो 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? बिस्नी कौन है? वह किसकी प्रति, यानी कि उसे किसकी प्रतीक्षा है? बिस्नी कौन है, उसकी किसकी प्रतीक्षा है? या आपको क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछ सकता है, बिस्नी और मुन्नी किसकी प्रतीक्षा करता है? जो बिस्नी और मुन्नी किसकी प्रतीक्षा करती है, चाहे किसकी प्रतीक्षा है, वे डाकिया की राह क्यों देखती है? बिस्नी और मुन्नी जो है वह बेसिकली किसकी प्रतीक्षा है, यानी कि वो किसकी प्रतीक्षा कर रही है, या वे डाकिया की राह क्यों देख रही है? ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आंसर वही होगा। देखिए, बिस्नी क्या है? एक गरीब महिला है और वह मानक की माँ है, और क्या मुन्नी की भी माँ है बिस्नी। ठीक है ना? एक गरीब महिला है। बिस्नी अपने इकलौते बेटे, यानी कि बिस्नी अपने इकलौते बेटे और मुन्नी अपने इकलौते भाई की प्रतीक्षा है। यानी कि जो बिस्नी की अपने इकलौते बेटे और की, यहाँ पे देखिए आप इस प्रकार से होना चाहिए। ठीक ना? तो बिस्नी की अपने इकलौते बेटे और मुन्नी को अपने इकलौते भाई की प्रतीक्षा है। मानक सिपाही के रूप में, मानक कौन है? बिस्नी की क्या है? बेटा है। मुन्नी की क्या है? तो भाई है। मुन्नी की क्या है? भाई है। और मानक बेटे क्या है किसका? तो बिस्नी की बेटा है। कौन? मानक। तो मानक सिपाही के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध में वर्मा लड़ने गया है। वर्मा एक जगह है जो जापान से लड़ाई हो रहा था, जापानी सेना से, वहां द्वितीय विश्व युद्ध में वह लड़ने गया है। 2 महीना हो गया, यानी कि 2 महीने हो गए, मानक का कोई चिट्ठी नहीं आया। जो मानक है 2 महीना हो गया है, लेकिन उसका कोई चिट्ठी नहीं आया, क्योंकि उस समय कोई टेलीफोन नहीं था। ठीक ना? तो वहां पे कोई चिट्ठी नहीं आई। बिस्नी और मुन्नी डाकिया की राह देखती है कि कहीं मानक की कोई चिट्ठी आए, यानी कि कोई चिट्ठी आई हो, इसलिए वो डाकिया की राह देखती है। तो ये कितना सिंपल है। देखिए, बिस्नी एक गरीब महिला है, इस प्रकार से लिखिए, बिस्नी की अपने इकलौते बेटे और मुन्नी की अपने इकलौते भाई की प्रतीक्षा है। ठीक ना? मानक सिपाही के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध में वर्मा लड़ने गया है। 2 महीना हो गया, लेकिन उसका कोई चिट्ठी नहीं आई है। बिस्नी और मुन्नी डाकिया की राह देखती है कि वहां मतलब कहीं मानव की चिट्ठी आई हो। यह क्वेश्चन 2018 के 8 में और 2020 के साइंस और कॉमर्स में क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 2018 में 8 में क्वेश्चन और 2020 में साइंस और कॉमर्स में क्वेश्चन पूछा गया है 12th क्लास के। ठीक ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? मालती के चरित्र का मनोवैज्ञानिक चरित्र उद्घाटित करे, यानी जो भी उसका चरित्र है उसके बारे में बताना है। मानव के मतलब जो मालती है बेसिकली वो गरीब रहती है, बहुत इतना आपको बहुत कठिन मतलब बहुत दुख सहती है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो यहाँ क्वेश्चन 2015 के साइंस में और यहाँ पे कॉमर्स में भी पूछा गया, साथ में 2018 के 8 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। मालती के चरित्र का मनोवैज्ञानिक चरित्र का वर्णन करे या उल्लेख करे, इस प्रकार से कर सकते हैं। क्या देखिए यहाँ पे जीवन में परिवर्तन, यानी कि जीवन में परिवर्तन प्रक्रिया स्वाभाविक होता है। बात सही है कि जीवन में परिवर्तन और प्रक्रिया का स्वाभाविक है। जीवन जब है तो वो परिवर्तन होगा, उसमें स्वाभाविक है, वो उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहेगा, उस प्रक्रिया में कुछ ना कुछ चेंजिंग होते रहेगा। तो जीवन में परिवर्तन प्रक्रिया स्वाभाविक है। मनुष्य का स्वभाव होता है कि एक रास्ता की अनुभूति से अलग होकर अनेक रास्ता की ओर ध्यान केंद्रित करते, यानी कि करे। उनकी मानव का स्वभाव होता है कि एक रास्ता से क्या होगा, एक रास्ता यानी कि यहाँ पे अनुभूति, यानी कि एक रास्ता की अनुभूति से होकर अनेकों रास्ता की ओर ध्यान केंद्रित करे। परंतु मालती का एक रास्ता भरा जीवन घुटन और उबन था, यानी कि देखिए यहाँ पे जो मालती थी, यानी कि मालती का जो एक रास्ता भरा जीवन घुटन और यहाँ पे उबन से थका सा था, यानी थका सा हो गया था। तो देखिए उसका जीवन बहुत मतलब कठिनाई था, यानी कि वो उब गया था, उसका घुटन सा जिंदगी हो गया था, थका सा हो गया है। मालती एक नारी है, बात बिल्कुल सही, मालती एक नारी है
अपनी सारी कामनाओं की मारकर एक ही काम प्रतिदिन करती है, यानी कि एक ही काम वो प्रतिदिन करती है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता। इसलिए उसका मनोवैज्ञानिक यानी कि वह मतलब घुटन सा जिंदगी जी रही है। देखिए बेसिकली जीवन में होता है कि कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है, वही बात बताया गया है, जीवन में परिवर्तन प्रक्रियाओं का स्वाभाविक है, परिवर्तन की प्रक्रिया स्वाभाविक है। वहां पे देखिए जो मनुष्य है वो स्वभाव होता है, मनुष्य का स्वभाव है कि एक रास्ता की अनुभूति से अलग होकर अनेक रास्ताओं की ओर मतलब ध्यान केंद्रित करे, यानी कि उसका मन एक ही चीज में आपको मन लगेगा। आपको एक चीज पर डे खाने के लिए दे दे, आपको खाइएगा नहीं खाइएगा, मतलब एक उनको अनेक चीजों पर उसको ध्यान देना चाहिए, तब उसका जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव आएगा। लेकिन मालती का जीवन ऐसा नहीं था। मालती का एक ही रास्ता जो भरा जीवन था, एक रास्ता जो जीवन था घुटन और उबन से थका थका सा हो गया था। मालती एक नारी है, वे सारी कामनाओं और जो कामनाएं है उनकी मनोकामना है को मारकर एक ही प्रकार की कार्य प्रतिदिन करती है, वही है उसकी मनोवैज्ञानिक। यह क्वेश्चन 2015 के साइंस कॉमर्स और 2018 के 8वें क्वेश्चन पूछा गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, यह 2016 में क्वेश्चन साइंस और कॉमर्स में पूछा गया है। गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेजों ने क्यों दिलचस्पी नहीं दिखाई? गंगा जो गंगा है, आप गंगा पता है कहाँ है, गंगा पटना पाटलिपुत्र गंगा, तो उस पर जो पुल बनाने का जो हुआ, पुल बनाने की बात चली, जो अंग्रेजों ने क्यों दिलचस्पी नहीं दिखाई, उसमें कोई उसका दिलचस्पी नहीं था। क्यों नहीं था? देखिए यहाँ पे वे जानते हैं कि, देखिए अंग्रेज है जो, वे जानते हैं कि गंगा पर पुल बन जाता तो, देखिए गंगा पर अगर पुल बन जाता तो दक्षिण बिहार में, यानी कि दक्षिण बिहार में उदित हो रहे विद्रोही विचारों का, देखिए यहाँ पे समझिएगा, जो दक्षिण बिहार है वो दक्षिण बिहार में उदित हो रहे विद्रोही विचारों का असर पड़ना शुरू हो जाएगा। बात बिल्कुल सही है। जब गंगा पर पुल बन जाता तो आदमी इधर से उधर जाने लगता है, यानी कि जो विद्रोही विचार है उसका असर पड़ना शुरू हो जाएगा और उन्हें बड़ी नुकसान मतलब बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। उनको पता है कि उन्हें तब बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए अंग्रेजों ने गंगा पर पुल बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाती है, क्योंकि उसको घाटा है, खुद उसको घाटा है, इसलिए नहीं दिलचस्पी दिखाती है। तो वे कहते हैं कि फिर से समझ लीजिएगा एक बार, वे जानते हैं कि गंगा पर पुल बन जाता तो दक्षिण बिहार में उदित हो रहे विद्रोही विचारों का असर पड़ना शुरू हो जाएगा और उन्हें तब बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। इसलिए अंग्रेजों ने गंगा पर पुल बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाती है। यह क्वेश्चन 2016 के साइंस और कॉमर्स में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे 98वां क्वेश्चन क्या है, गांधी जी के शिक्षा संबंधित आदर्श क्या थे? जो गांधी जी है उनके शिक्षा संबंधित आदर्श क्या थे? देखिए यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी जी, देखिए गांधी जी शिक्षा संबंधित, गांधी जी कैसा शिक्षा चाहते हैं? वो ऐसा शिक्षा जिससे बच्चे को संस्कार मिले, बच्चे कुछ सीखकर कुछ अच्छा नया टेक्निक का खोज करे, समझ गए, वो ऐसे शिक्षा चाहते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, जो महात्मा गांधी वर्तमान शिक्षा पद्धति को खौफनाक एवं है मानते हैं। जो वर्तमान जिसमें महात्मा गांधी थे उस समय की जो शिक्षा है उसको खौफनाक और है मानते थे। क्या खौफनाक और है मानते थे? क्योंकि उस शिक्षा पद्धति में बच्चों की बौद्धिक विकास नहीं हो पाता था, यानी कि उस शिक्षा जो पद्धति था उसमें बच्चों का कोई बौद्धिक विकास नहीं हो पाता था, ठीक ना। गांधी जी मानते थे कि वास्तविक शिक्षा वही है, यानी कि गांधी जी इस बात को मानते थे कि वास्तविक शिक्षा, रियल शिक्षा और रियल ज्ञान वही है जिसे बच्चों का बौद्धिक विकास हो। वे बच्चों में संस्कार डालना चाहते थे, यानी कि उसमें बौद्धिक विकास हो, साथ में वो बच्चों को में क्या संस्कार डालना चाहते थे। वह अपने कल्चर को समझे, अपने यहाँ के दुनिया को, वातावरण को समझे, यानी कि उसमें संस्कार डालना चाहते थे। वह बच्चों को ऐसा शिक्षा देना चाहते थे जिससे पाकर वह कृषि के अपेक्षित सुधार कर सके। वह गांधी जी की आदर्श शिक्षा यही थी। बात समझिए फिर से, यह देखिए मोटिवेशनल यह क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यानी कि गांधी जी वर्तमान शिक्षा पद्धति को खौफनाक है मानते थे क्योंकि इस शिक्षा पद्धति में बच्चों का बौद्धिक विकास नहीं हो पाता था। यानी कि जब उस समय शिक्षा होती थी उस समय बच्चों को बौद्धिक विकास विकास नहीं होता था। लेकिन गांधी जी मानते थे कि वास्तविक शिक्षा वही है, रियल शिक्षा वही है जिससे बच्चों का बौद्धिक विकास हो और तथा साथ में क्या डालना चाहते, बच्चों में संस्कार डालना चाहते थे। उसमें अपने वातावरण में मतलब कैसे पले बड़े उसको बारे में जानना, उसको जानना, संस्कार समझ के संस्कार डालना चाहते थे। वह बच्चों की ऐसे शिक्षा देना चाहते थे जिसे पाकर वह क्या कृषि की अपेक्षित सुधार कर सके। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12 के साइंस और कॉमर्स में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन क्या है। 19वां क्वेश्चन क्या है, नामवर सिंह किन कविताओं को श्रेष्ठ मानते थे?
जो नामवर सिंह हैं वो किन कविताओं को श्रेष्ठ मानते थे। देखिए अगर हम मान ले थोड़ा देर के लिए, थोड़ा मानते हैं यहाँ बेसिकली, देखिए यहाँ पे मान ले, देखिए अगर हम विद्यापति को हिंदी का पहला कवि माना जाए तो हिंदी कविता का उद्धार ही गीत से हुआ है, यानी कि जो उद्धार ही जब हिंदी कविता का हुआ तो गीत से हुआ, यानी गीत संगीत से हुआ। समझ रहे? अगर विद्यापति को हिंदी कविता का पहला कवि मान ले तो जो उनका जो कविता है यानी कि हिंदी कविता का उद्धार ही गीत से हुआ है, जिसकी विकास आगे चलकर, यानी कि जिसकी विकास आगे चलकर संतों और भक्तों की वाणी से हुआ है। संतों और भक्तों की वाणी से हुआ है। वाणी मतलब जो आवाज, वाणी, वाणी से हुआ है, वाणी से हुआ है। गीतों के साथ हिंदी कविता का उद्धार कोई सामान्य घटना नहीं है। जो हिंदी कविता का जो उद्धार है वो सामान्य घटना नहीं है। हिंदी कविता का इतिहास मुक्तः प्रगीत, यानी कि प्रगीत मुक्तों को, यानी कि मुक्तकों का है। तुलसी के विनय के, देखिए यहाँ पे समझिएगा, यहाँ तक पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद आगे ले चलते हैं। देखिए अगर हम विद्यापति को अगर हिंदी का पहला कवि मान ले तो हिंदी कविता का उद्धार ही गीत से हुआ है। बात समझिए, हिंदी कविता का उद्धार ही गीत से हुआ है। अगर इसको आगे चलकर हम विकास, मतलब आगे चलकर इसको संतों, यानी कि आगे चलकर जिसकी विकास आगे चलकर संतों और भक्तों की वाणी से हुआ है, वाणी से हुआ है। गीतों के साथ हिंदी कविता का उदय कोई सामान्य घटना नहीं है। हिंदी कविता का इतिहास मुक्तः प्रगीत और मुक्तकों का है, प्रगीत और मुक्तकों का है। तुलसी के विनय के पदों में पूरे युग को वेदना व्यक्त हुआ, यानी कि तुलसी जो थे, तुलसीदास, आप समझ रहे हैं, तुलसीदास वो भी कवि थे। तुलसीदास के विनय के पदों में, यानी कि तुलसीदास के विनय के पदों में पूरे युग की वेदना व्यक्त हुई, यानी कि तुलसी के पदों में विनय की जो भी व्यक्ता है उसको हम विनय के पदों में व्यक्त हुआ, वेदना को व्यक्त हुई है। तुलसी को, यानी कि तुलसी के अलावा यहाँ पे कबीर, सूर, मीरा, नानक आदि अधिकांश संतों ने प्रायः दोहे और गेय पदों का लेखन किया है, यानी कि लिखे हैं। तो यही होता है, नामवर सिंह ऐसे ही कविता को श्रेष्ठ मानते हैं जिसमें गीत हो, संगीत हो और बहुत प्यार से लिखा हो, उसी को श्रेष्ठ मानते थे। मैं एक दफा फिर से पढ़ने का प्रयास करता हूँ, आराम से देखिए। इस क्वेश्चन थोड़ा भले आपको लेंदी लगे लेकिन आपको याद कर लीजिएगा, बहुत सिंपल वे में, आप आराम से याद कीजिएगा, याद हो जाएगा। जैसे कि विद्यापति को अगर हिंदी कविता का हिंदी की पहली कवि माना जाए तो हिंदी कवि का उद्धार ही गीत से हुआ है, जिसकी विकास आगे चलकर संतों और भक्तों की वाणी से हुआ। गीतों के साथ हिंदी कविता का उदय कोई सामान्य घटना नहीं है। हिंदी कविता का इतिहास मुक्तः प्रगीत और मुक्तकों का है। तुलसी के विनय के पदों में पूरे युग के वेदना व्यक्त हुई, यानी कि तुलसी के विनय के पदों में पूरे युग की वेदना व्यक्त हुई है। अगर हम तुलसी के अलावा और कवि की बात करें तो क्या कबीरदास, सूरदास, मीरा, नानक आदि जो अधिकांश संत है वे प्राय दोहे और गेय जो पद हैं उसको लिखते थे। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह 2018 के साइंस कॉमर्स में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए अगर हम 20 नंबर क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे धरती का क्षण से क्या अभय है, आशय है, यानी कि धरती का क्षय से क्या आशय है। तो देखिए अभी क्वेश्चन 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए जिस समय शब्द और अर्थ पारस्परिक जुड़ाव का त्याग करते हैं, जिस समय शब्द और अर्थ, यानी कि जब शब्द कोई है उसका अर्थ निकलना चाहिए, और कोई सा अगर हम यहाँ पे देखिए क्षण लिखे, न लिख दिए तो क्या फर्क पड़ा, यहाँ पे याक लिख दिए तो इसका मतलब क्या है, वाक्य याक मतलब ऐसा कुछ वर्ड, इसे ताहो होता है कि ताहो लिख दिए, इसका मतलब क्या है, कुछ नहीं है। कोई कहता है शब्द अर्थ पारस्परिक जुड़ाव त्याग करते हैं, यानी कि जब जिस समय शब्द और अर्थ पारस्परिक क्या कहता है जुड़ाव का त्याग करते हैं तो उस समय एक मुक्त आकाश का निर्माण होता है। एक मुक्त आकाश, यानी कि पूरा मुक्त होना चाहिए, उससे किसी पर प्रभाव नहीं, मुक्त आकाश का निर्माण होता है, जिसमें रचना बिजली के फूल की तरह खिल उठता है। जिसमें क्या होता है, रचना जो होता है वो बिजली के फूल की तरह खिल उठता है। बात समझिएगा, देखिए जब पढ़ने में, हिंदी पढ़ने में बहुत अच्छा लगना चाहिए आपको, यानी कि जिस समय शब्द और अर्थ का पारस्परिक जुड़ाव का त्याग करते हैं उस समय जो मुक्त आकाश का निर्माण होता है, जिसमें रचना बिजली के फूल की तरह खिल उठता है। जब शब्द और अर्थ एक दूसरे के साथ चलती है तब वहां धरती का क्षण निर्माण होता है।
तब वहां धरती का क्षण निर्माण होता है। इस स्थिति में जीवन का यथार्थ व्यक्त होता है। जब भी क्षण का निर्माण होगा वहां धरती का निर्माण होता है। इस स्थिति में जीवन का यथार्थ व्यक्त होता है। यथार्थ को अभिव्यक्त करने वाली रचना धरती की रचना करती है। यही बात यहाँ पे पूछा गया, धरती का क्षण से क्या आशय है, यह 2020 के साइंस और कॉमर्स में पूछा गया है। मैं एक बार फिर से पढ़ता हूँ, आप आराम से पढ़ लीजिएगा। देखिए जब क्वेश्चन आपको पता रहेगा तब ना, ऐसे क्वेश्चन का सटीक आंसर यही होगा। आप देखिए बुक में उठाकर देख लीजिए कितना भारी भारी क्वेश्चन है, मतलब आपको कितना बड़ा बड़ा क्वेश्चन मिलेगा। देखिए जिस समय शब्द और अर्थ पारस्परिक जुड़ाव का त्याग करते हैं उस समय एक मुक्त आकाश का निर्माण होता है, जिसमें रचना का बिजली यानी कि रचना बिजली के फूल की तरह मुक्त यानी कि खिल उठता है। जब शब्द और अर्थ एक साथ चलती है तब वहां धरती का क्षय होता है यानी कि क्षण्य होता है। इस स्थिति में जीवन का यथार्थ व्यक्त होता है। यथार्थ को अभिव्यक्त करने वाली रचना धरती की रचना करती है। ये 2020 के साइंस कॉमर्स में क्वेश्चन पूछा गया। जैसे कि आप देखिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, साइंस के लिए भी, कॉमर्स के लिए भी, आर्ट के लिए भी। जैसे कि साइंस जो होता है वो कॉमर्स में भी पूछा जाता है और आर्ट के लिए भी पूछा जाता है, यानी कि दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कैसे, प्रातः काल का नभ कैसा था, यानी कि प्रातः काल का, देखिए यहाँ पे नभ होना चाहिए, नभ कैसा था, नाभ नहीं नभ, नभ कैसा था, नभ कैसा था। तो प्रातः काल का नभ बेसिकली कैसा था, देख लीजिए ना, जो प्रातः काल का जो नभ था वो बेसिकली नीले यानी कि नीले शंख के समान बहुत नीला था। यानी कि जो प्रातः काल का नभ था बेसिकली वो नीले शंख यानी नीला रंग होता है जो हम अभी नीला, उसके शंख, शंख मतलब शंख समझ रहे हैं आप, जो बजाता है, शंख बजाया जाता है, पंडित जी बजाते हैं, शंख के समान बहुत नीला था, ठीक ना। उसके यानी कि उसमें नीले शंख का आकर्षण था, मतलब उसमें ऐसा था वो नीले शंख का आकर्षण था, मतलब उसमें नीला था लेकिन इतना आकर्षक था, मतलब उससे आपको देखकर मोहित हो जाते आप, ठीक ना। यानी कि उसमें नीले शंख का आकर्षण था। थोड़ी देर बाद यानी कि थोड़ी देर बाद आकाश का जो रंग था, आकाश का रंग नीला वर्ण से, जो आकाश का बेसिकली रंग था, थोड़ी देर बाद एकदम तनका देर बाद जो आकाश का रंग था वो आकाश का रंग नीले वर्ण से, नीले वर्ण से क्या होता है, शंख के वर्ण में परिवर्तित हो गया। यानी कि जो थोड़ी देर बाद जो आकाश का रंग था, आकाश का रंग जो था नीला वर्ण से क्या होता है, शंख के वर्ण में परिवर्तित हो गया था, ठीक ना। अर्थात अंत में जो होता है आकाश का रंग सोने रंग में डूबा हुआ दिखने लगता है। यानी कि जो थोड़ी देर बाद क्या होता है, अंत में क्या होता है, अंत में जब आकाश का रंग क्या हो जाता है, आकाश के सोना, सोना मतलब समझ रहे हैं ना, सोनैला टाइप का होता है, नहीं सोना रंग मतलब सोना जो पीले टाइप का थोड़ा होता है, सोना टाइप का, तो वही होता है, सोने के रंग में डूबा हुआ सा दिखने लगा था। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यानी कि प्रातः काल का जो नभ था बेसिकली शंख के समान बहुत नीला था, उसमें जो नीला शंख का मतलब क्या था, आकर्षण था, और क्या था, कुछ देर बाद या थोड़ी देर बाद आकाश का रंग नीला वर्ण से शंख के वर्ण में परिवर्तित हो गया था। अर्थात अंत में जो आकाश का रंग था वो बेसिकली सोने के रंग में डूबा हुआ दिखने लगा था, ठीक ना। बहुत इजी क्वेश्चन, यह साइंस में 2011, 2017, 2020 के एग्जाम में पूछा गया, वही में आर्ट में साथ में। देखिए साइंस कॉमर्स में दोनों एक ही होता है, और आर्ट में साथ में 15, 16, 18 के आर्ट के एग्जाम में पूछा गया 12th क्लास के, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्लीज आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए तुलसीदास को किसे मतलब किस वस्तु की या किस चीज की भूख थी, तो बेसिकली तुलसी जो थे, तुलसी जी या तुलसीदास जी को उनकी किस चीज की भूख थी, यानी किस वस्तु की भूख थी, तो किस वस्तु की भूख थी, तो देखिए उनके गरीब के भाव श्री राम भक्ति की भूख थी। देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए तुलसीदास थे गरीबों के क्या यहाँ पे त्रेता भाव, गरीबों के त्रेता भाव श्री राम से कहते हैं। यानी कि जो श्री तुलसीदास है गरीबों के त्रेता भाव श्री राम से कहते हैं कि हे प्रभु मैं आपकी भक्ति का भूखा हूँ, हे प्रभु मैं आपकी भक्ति का भूखा हूँ। मतलब राम से कहते हैं, वह त्रेता जो भगवान है, जो भगवान राम है, उनसे तुलसीदास कहते हैं कि हे प्रभु मैं आपकी भक्ति का भूखा हूँ, आपकी भक्ति का भूखा जन जन से हूँ। यहाँ पे देखिए भक्ति से भूखा नहीं, जन्म जन्म या जन मतलब बहुत दिनों से है, जन्म से भूखा हूँ। यहाँ पे जन्म ऐसे भी जन्म लिखा जाता है, आधा ना भी होता है, लेकिन यहाँ पे जन्म से भूखा हूँ, ठीक ना। इस प्रकार से यानी कि आपकी भक्ति का भूखा जन्म से हूँ, मुझे भक्ति रूपी अमृत का पान करने दे। यानी कि मुझे आपकी भक्ति रूपी अमृत का पान करने दे। यानी कि इसका कहने का मतलब आपकी जो भी मतलब जो होता है नहीं, अमृत जो होता है, अमृत आप समझ रहे हैं, भक्ति रूपी, यानी कि उनकी जो भी भक्ति होगा, उनकी भक्ति करके जो भी बचेगा उसको खाने दे उनको, तो ये भक्ति रूपी अमृत का पान करने दे, तुलसीदास कहते हैं।
तो तुलसीदास क्या कहते हैं, तुलसीदास गरीबों के त्रेता भगवान श्री राम से कहते हैं कि हे प्रभु, आपकी भक्ति का भूखा जन्म जन्म से हूँ, मुझे भक्ति रूपी अमृत का पान करने दे। सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन BSCB के 2010 के साइंस में और 2014-2018 के 8 के एग्जाम में पूछा गया है, और यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, यह बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन है, 23 नंबर क्वेश्चन ले। देखिए, छत्रसाल की तलवार कैसी थी। देखिए, क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। छत्रसाल की तलवार बेसिकली कैसी रहती है। देखिए, छत्रसाल की तलवार इतना मतलब गजब रहता है कि गाजर मूली काटा जाता है ना, उसकी तरह वह हाथी को काट डालता था। मतलब वह पलयंकारी सूर्य जैसा है, यानी कि वह जो छत्रसाल था उसके जो तलवार था पलयंकारी सूर्य जैसा था। वह हाथियों को, यानी हाथी आप समझे, गज हाथी, संस्कृत में गज बोला जाता है हाथी, तो हाथी को गाजर मूली की तरह मतलब काट डालता था। अब बताइए कैसा तलवार था कि हाथी को गाजर मूली की तरह काट देता था, वो ऐसा उसमें था। वही कहता है छत्रसाल की तलवार पलयंकारी सूर्य जैसा है, वह हाथियों को गाजर मूली की तरह काट डालती है। शत्रु के, यानी कि शत्रु के गले से नागिन की तरह, यानी कि जो शत्रु के गले से नागिन की तरह जा लिपटती है। मतलब उसमें इतना ताकत है कि एक अगर शत्रु है उसको फेंकिएगा तो गले में जाकर वो लिपट जाएगा, मतलब उतना ही है। तो ही कहता है हाथियों के गाजर मूली काट डालता था और शत्रु के गले से नागिन की तरह जा लिपटता था, जा लिपटता है या था। तो यहाँ शंकर जी है, तो शंकर जी को यह तलवार अपने शत्रुओं के सिर काट कर क्या करते थे, मुंडमाला बनाते थे। यानी कि शंकर जी क्या करते थे, शंकर जी को यह तलवार अपने शत्रुओं के सिर जो होता है सिर काट कर क्या मुंडमाला बनाते थे, यानी कि मुंडमाला बना देती है, इसीलिए यूज़ करते थे। लेकिन यह बहुत खतरनाक तलवार था, क्योंकि देखिए बताइए हाथी को गाजर मूली की तरह काट डालता है और साथ में क्या होता है, शत्रुओं गले से जा लिपटता है नागिन की तरह। और शंकर जी को यह तलवार अपने शत्रुओं का सिर काट कर मुंडमाला बना देती थी। ठीक ना, ये बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन 2021 के 8 में और 2020 के साइंस एग्जाम में पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए, इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, जाकर ज्वाइन हो जाइए वहाँ पे। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, जन का एक चेहरा से कवि का क्या तात्पर्य है। तो जन का चेहरा, एक चेहरा से कवि का क्या तात्पर्य है। देखिए, यह क्वेश्चन बेसिकली लॉन्ग में भी पूछा जाता है, तो लॉन्ग में इतना से काम नहीं चलेगा, उसके लिए हम अलग ला देंगे, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि लॉन्ग में थोड़ा और लिखना पड़ेगा आपको। देखिए, जन से चेहरा मतलब कवि का, जन का चेहरा एक से कवि का क्या तात्पर्य है। देखिए, कवि का कहना है क्या कि देश के हर नगर हर शहर का जो व्यक्ति है उस सभी का चेहरा एक है, सभी का चेहरा एक है। उनका मानना सभी, यानी कि दुनिया में जो भी लोग हैं उनका चेहरा सभी का एक है, यही कवि कहते हैं। तो वही कहते हैं जन का चेहरा का कवि का तात्पर्य है कि देखिए, पीड़ित संघर्षशील जनता की एक रूपता तथा समान चेतनशीलता से है। मतलब है कि कवि के जो तात्पर्य है जन की चेहरा से क्या तात्पर्य, क्या अर्थ है, तो वो कहना चाहते हैं कि पीड़ित संघर्षशील जनता की एक रूपता, यानी कि जो भी पीड़ित संघर्षशील है मतलब मेहनती है उसकी जनता, यानी कि वैसा जनता एक रूपता तथा समान चेतनशीलता से है। यानी कि जनता के एक रूपता, समान चेतनशीलता, संघर्षशीलता, इस सब से उनका मतलब जन का चेहरा से मतलब है। ठीक ना, वही कहते हैं कि जन का चेहरा एक से कवि का तात्पर्य है कि पीड़ित संघर्षशील जनता की एक रूपता और समान चेतनशीलता से है। ठीक ना, यहाँ कवि की संवेदना विश्व के तमाम देशों, यानी कि सब जो कवि का चेतनशीलता क्या है, यहाँ कवि की संवेदना विश्व के तमाम, यानी कि विश्व में तमाम देश में संघर्षशील जनता के प्रति उजागर हुई है। मतलब उनका कहने का मतलब यह है कि जो पूरा देश है, तमाम देश है विश्व में, उनके संघर्षशील जनता, यानी कि जो भी उसमें संघर्षशील जनता है मतलब मेहनती जनता है, उसके प्रति उजागर हुई है। उनके प्रति ही कहना चाहते हैं कि जन का चेहरा एक है, तो उनके प्रति ही उजागर हुई है। ठीक ना, विश्व के समस्त देश नगर के मतलब चेहरा, मतलब जन का चेहरा एक है। मतलब वही कहते हैं विश्व के समस्त देश नगर के जन का चेहरा एक है। वही कहना चाहते हैं कि मतलब आज जो भी संघर्षशील विश्व में जो जनता है संघर्षशील, यानी कि मेहनती, उनका कहने का मतलब है कि वैसा व्यक्ति जन के लिए एक है, हमारे लिए सब बराबर है, कोई कम नहीं है, कोई बेस नहीं। ठीक है ना, फिर से पढ़ देता हूँ। जन का चेहरा एक से कवि का तात्पर्य है कि पीड़ित संघर्षशील जनता की एक रूपता, समानता, चेतनशीलता से है। यहाँ कवि की संवेदना विश्व के तमाम देश में संघर्षशील जनता के प्रति उजागर हुई है। विश्व के, यानी कि विश्व के समस्त देश नगर
कि जन जन का चेहरा एक है। देखिए ऐसा जरूरी नहीं कि आपको सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपको लिखना है, आप कुछ इसमें परिवर्तित भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं आप पढ़े हुइएगा जन जन का चेहरा एक से तो आप उसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग भी कर सकते हैं सिंपल वे में, अगर आप कहानी पढ़े हुइएगा, कविता पढ़े हुइएगा तो ठीक ना। तो इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। यह क्वेश्चन 2009, 2010, 2012, 2013, 2018 के एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, साथ में लॉन्ग क्वेश्चन में भी काम आता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए यह क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए तुलसीदास बेसिकली थे, तुलसीदास माँ सीता से क्यों सहायता मांगते हैं, मतलब तुलसीदास सीता जी से सहायता क्यों मांगते हैं, मतलब उनसे ही क्यों मांगते हैं। तो बताइए आप, राम का सबसे प्यारा कौन था, सीता जी थे। राम का सबसे प्यारा, सबसे ज़्यादा प्रेम किससे करते थे, सीता जी से करते थे। यानी कि अगर सीता कुछ गलती भी करती तो उनको क्षमा कर सकते थे। लेकिन तुलसीदास अगर एकाएक अगर आपके सामने अगर गुस्सा होइएगा, अगर आपके घर का कोई व्यक्ति आपके सामने आए अगर कुछ कहे तो वह आपका भावना को समझ सकता है। अगर आपको भावना के साथ कोई अगर दूर से व्यक्ति आप गुस्सा में होइएगा, कुछ कहेगा तो आप उसको झाड़ दीजिएगा कि नहीं, या आपको बिलगा दीजिएगा उसको। लेकिन आपको घर का जो व्यक्ति आपको कुछ कहेगा तो आपके मूड पर डिपेंड करेगा, आपकी मूड कैसा है, उस समय आप खुश हैं कि दुख है। तो आप जब खुश रहिएगा तब कोई बात कहेगा तो आप आराम से उसको कर पाइएगा। तो वही बात कहते हैं कि तुलसीदास माँ सीता से क्यों सहायता मांगते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं, देखिए तुलसीदास क्या करते, तुलसीदास माँ सीता से अनुरोध करते हैं कि आप अवसर पाकर प्रभु, यानी कि अवसर पाकर प्रभु के पास मेरी विनय पत्रिका पहुंचा देना। यानी कि तुलसीदास माँ सीता से कहते हैं, अनुरोध करते हैं कि आप अवसर पाकर, मतलब अवसर मौका तिकलाकर, क्या प्रभु यानी कि पाकर, या अवसर पाकर प्रभु यानी कि उनके मुझे भगवान मानते थे तुलसीदास, तो प्रभु के पास मेरी विनय पत्रिका पहुंचा देना। मतलब विनोद करते, मतलब अनुरोध करते हैं उनके सामने, मतलब उनके सामने गिड़गिड़ाते हैं, कहते ऐसे, मतलब उनसे कहते हैं कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, कहते हैं कि मेरा विनय पत्रिका अपने राम जी के पास पहुंचा दीजिए। ऐसा करते हैं क्योंकि सीता राम की सर्वाधिक प्रिय है। अब बताइए क्यों उससे कहते हैं, क्योंकि सीता जी थी वो राम की सर्वाधिक प्रिय है, क्योंकि उससे ज़्यादा प्रेम करते थे। वे राम के मुंड को देखकर बात करेगी। बात सही है कि राम के मुंड किस समय क्या है वो सीता से अलावा कोई जान सकता है क्या। भाई सीता जी उनके साथ रहते हैं तो उनके अलावा कोई जान सकता है कि उनका मुंड कैसा है, उनका दिमाग में क्या चल रहा है, कब गुस्सा है, कब खुश है। तो यानी कि कहते हैं कि वे राम के मुंड को देखकर बात करेगी। जब राम प्रसन्न मुंड में होंगे तो तुलसी की पत्रिका पर जरूर ध्यान देंगे। बात सही है, अगर राम जी अगर अच्छा मूड में होंगे, अच्छा खुश रहेंगे, तो उनके पास कोई अगर सीता कुछ कहेगी तो वो जो कहेगी उन बात पर अमल करेंगे, ध्यान देंगे, ठीक ना। अगर गुस्सा में रहेगी तो अगर जब तुलसीदास अपने से खुद जब देने जाते तो उनको खुद नहीं पता रहता कि कब गुस्सा है कब शांत है। अगर बाई चांस देने जाते उस समय गुस्सा रहते तो उनका ध्यान भटक देता, हाँ हो जाएगा, चलिए रख दीजिए वहाँ पे, यही ना बोलते। तो इसीलिए तो कहते हैं उनको, तो ये कहते हैं यहाँ पे तुलसीदास माँ सीता से अनुरोध करते हैं कि आप अवसर पाकर प्रभु राम के मेरी विनय पत्रिका देना, क्योंकि सीता राम के सर्वाधिक प्रिय है। वे राम के मुंड को देखकर बात करेगी। जब राम प्रसन्न मुंड में होंगे तो तुलसी की पत्रिका पर जरूर ध्यान देंगे। यही कारण है कि तुलसी ने सीता से सहायता मांगी है। सिंपल, बहुत ईजी क्वेश्चन, समझ में आओगा। ये क्वेश्चन 2010, 2020 के साइंस एग्जाम में, 2017, 2019 के 8 एग्जाम में पूछा गया है। देखिए आप बार बार बोल रहे हैं साइंस यानी कि कॉमर्स, साइंस और कॉमर्स एक साथ पूछा जाता है, दोनों का हिंदी एक ही रहता है, याद रखिएगा, यानी कि सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, भूषण ने शिवाजी की तुलना मृगराज से क्यों की। बताइए भूषण जी थे वह यानी कि शिवाजी का तुलना मृगराज से क्यों करता है। तो इसलिए करता है, देखिए अब किस लिए करता है, जिस तरह मृगराज हाथियों को आक्रमण कर उससे मार डालता था। यानी कि मृगराज हाथी पर आक्रमण करता था, वह हाथी को शिकार करता था, ठीक ना। लेकिन आक्रमण, भाई हाथी को अकेले जब मारता ना, बहुत वीरता की बात है ना। तो जिस तरह मृगराज हाथी पर आक्रमण कर उसे मार डालता था और क्या करता था, उसी तरह शिवाजी क्या करते, शत्रु सेना पर आक्रमण कर उसे छीन भिन्न कर देते थे। यानी कि जो शिवाजी थे उसी तरह, जिस तरह मतलब यहाँ पे मृगराज जिस पर हाथी पर आक्रमण करके उसे मार डालते थे, ठीक उसी तरह जो शिवाजी थे वह शत्रुओं पर, यानी कि शत्रु सेना पर आक्रमण करते थे और उसे छीन भिन्न करके रख देते थे, उसे काट मार के एकदम पूरा एकदम छीन भिन्न कर देते थे, यानी कि काट मार डालते थे, ठीक ना, छीन भिन्न कर देते थे। अतः भूषण ने शिवाजी की तुलना मृगराज से की है। यानी कि दोनों का मानना है, उस शिवाजी का मानना है कि, भूषण का मानना है कि यानी कि शिवाजी की तुलना मृगराज से की, यानी कि शिवाजी और मृगराज दोनों को दोनों मतलब एक ही है। वह हाथी पर आक्रमण करके मतलब हाथी को मार डालता था, इस शत्रुओं पर मार, क्या कि भाई हाथी पर इतना आसान थोड़ी ना है
किसी को आक्रमण करना, हाथी को अकेले मार दीजिएगा, उसी तरह शत्रुओं को हजार हजार शत्रुओं को अकेले मार डालते थे। वही बात है, शिवाजी की तुलना मृगराज से करते हैं शिवभूषण, ठीक ना, आप समझ गए। जिस तरह मतलब फिर से पढ़ देते हैं, जिस तरह मृगराज हाथी पर आक्रमण कर उसे मार डालते थे, ठीक उसी तरह शिवाजी शत्रु सेना पर आक्रमण कर उसे छीन भिन्न कर देते थे। अतः अंत में क्या होता था, भूषण ने शिवाजी की तुलना मृगराज से की है। यह क्वेश्चन 2021 के एग्जाम में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर हम यहाँ पे 27वें क्वेश्चन की बात करें, देखिए यह क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, पुत्र को छैना, यहाँ पे छैना भी पढ़ सकते हैं, छैना कहने से क्या भाव छुपा हुआ है। देखिए बात समझिए, पुत्र को छैना कहने से क्या भाव छुपा हुआ है। अब ये कोई अपने पुत्र को छैना क्यों कहता है, क्योंकि इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, हिरण का शावक या बच्चा। इसका छैना का अर्थ होता है, छैना का उसका जो शाब्दिक अर्थ होता है बेसिकली हिरण का बच्चा। अब भाई हिरण जो होता है, हिरण का बच्चा बहुत प्यारा होता है, बहुत मतलब शावक होता है, यानी कि शावक या प्यारा यानी कि बहुत मतलब कोमल होता है वो। फिर कहता है छैना का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, हिरण का शावक या बच्चा होता है। हिरण का बच्चा बहुत सुंदर बहुत कोमल होता है, बात से बहुत सुंदर बहुत कोमल होता है। उसी प्रकार एक माँ के लिए उसका पुत्र छैना की तरह होता है, यानी कि बहुत कोमल बहुत प्यारा होता है। उसका अर्थ ही होता है, छैना का अर्थ क्या होता है, बहुत कोमल बहुत प्यारा हिरण का बच्चा। जब हिरण के बच्चा बहुत प्यारा कोमल है तो भाई किसी माँ के लिए तो अपना बच्चा बहुत कोमल प्यारा होता ही ना, तो इसलिए उनका छैना कहने का मतलब होता है। तो ये कहता है कोई भी पुत्र को छैना करने में क्या भाव मतलब छुपा हुआ है। तो छैना का शाब्दिक अर्थ होता है मतलब हिरण का शावक, या अगर शावक याद नहीं तो लिख सकते बच्चा। हिरण का बच्चा जो बहुत सुंदर बहुत कोमल होता है, उसी प्रकार किसी माँ के लिए अपनी जो बच्चा होता है वो बेसिकली बहुत जो पुत्र होता है वो छैना की तरह होता है, या आप कह सकते हैं कोमल और सुंदर होता है। तो वहाँ पे छैना लिखिएगा, क्योंकि इससे इसका मतलब ही होता है बहुत सुंदर या बहुत कोमल, या मतलब देखिए इसका मतलब होता है बच्चा, हिरण का बच्चा, लेकिन उससे ही भाव प्रकट होता है सुंदर और कोमल, ठीक ना। यह क्वेश्चन 2012-2013 के एग्जाम में पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको ये तो आपको अभी तीसरा का पार्ट है, अभी बहुत पार्ट आने वाला है। देखिए आप देखिए यहाँ पर 28वें क्वेश्चन क्या है, अधिनायक का अर्थ क्या है। अधिनायक का अर्थ क्या है बेसिकली, अधिनायक का अर्थ क्या होता है बेसिकली देखिए यहाँ पे, देखिए अधिनायक का जो होता है जो अर्थ हुआ है, जो यहाँ पे कवि ने अर्थ या अधिनायक का शब्द का क्यों प्रयोग किया है, राजनेता। राजनेता मतलब राज के जो नेता सब होता है उसके लिए प्रयोग किया गया है। बेसिकली जो इसका शाब्दिक अर्थ होता है जो जनता के नेतृत्व करने वाला, मतलब जो जनता के प्रति वो नेतृत्व करता है, मतलब जनता के खुद सुख दुख के मतलब ध्यान रखने वाला ही अधिनायक कहलाता है। चाहे विधायक कहिए, अब नायक है तो अब विधायक भी कह सकते हैं ना। यानी कि मतलब इसका शाब्दिक अर्थ की बात करें, जो अधिनायक है उसका मतलब होता है जनता के नेतृत्व करने वाला, यानी कि जनता को देखभाल करने वाला, जनता के दुख सुख का ख्याल रखने वाला, इसका मतलब होता है। लेकिन अब बताइए, अब कौन ऐसा नेता है कि आपको देखभाल करता है, कोई नहीं करता है। लेकिन वही बात कहते हैं, आज के नेता है जो जनता सच्चे नहीं है, सच्चा नेता नहीं है, मतलब सच्चा वो नहीं है, उसमें कोई मतलब सच्चाई नहीं है, सच्चा नेता नहीं है, बिल्कुल अपने हित के अपने व्यक्तिगत चिंता में ही व्यस्त रहते हैं, यानी कि अपने घर के मतलब चिंता में अपने मतलब कुछ आगे बढ़ने के चक्कर में ही व्यस्त रहते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अधिनायक शीर्षक कविता में अधिनायक शब्द राजनेताओं के लिए प्रयुक्त हुआ है। नहीं बताया कि राजनेताओं के लिए यानी कि नेता के लिए प्रयुक्त हुआ है। देखिए अधिनायक का जो शाब्दिक अर्थ होता है बेसिकली, अधिनायक शब्द का शाब्दिक अर्थ जनता के नेतृत्व करने वाला, यानी कि जो जनता के देखभाल करने वाला। आज के नेता यानी कि आज के नेता जनता के सच्चे नेता नहीं है। अभी बताया कि जो आज का नेता होता है बेसिकली वह सच्चा नेता नहीं होता है, वह बेसिकली बेईमान होता है। सीधा कह सकते किसी नेता के सामने सिर्फ वोट मांगने आपके पास आएगा, इसके अलावा कभी नहीं आता। वही है कि आज के जो नेता है जनता के सच्चे नेता नहीं है, वे अपने व्यक्तिगत हित की चिंता में ही व्यस्त रहते हैं, यानी कि अपने व्यक्तिगत मतलब अपना खुद का मतलब व्यक्तिगत मतलब अपने की खुद की मतलब देखभाल में, अपने के मतलब आगे बढ़ने के चक्कर में ही व्यस्त रहते हैं, कोई जनता से मतलब नहीं है। लेकिन अधिनायक शब्द का अर्थ ही होता है जनता का देखभाल करना, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक ना। ये क्वेश्चन 2014 के एग्जाम में पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी इसको याद कर सकते बहुत देखिए आपको समझा दी, इस बात से आपको समझ में आना चाहिए। ऐसा जरूर नहीं सेम टू सेम यही लिख दीजिएगा, आपको समझ में आ गया कि इसका अर्थ क्या होता है, जनता को देखभाल करने वाला। यहाँ पे नेतृत्व नहीं लिख भी करते हैं तो आप लिख सकते हैं इसका शाब्दिक अर्थ होता है जनता का देखभाल करने वाला, ये बात भी होता है, आराम से लिख सकते हैं। और नेता के बारे में क्या जानते हैं आप लिखिए सकते हैं, ठीक ना। खाली ये जरूर लिखिएगा इसका अर्थ क्या होता है, ठीक ना, क्योंकि अर्थ पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन ले,
देखिए यह भी वो क्वेश्चन बहुत ईजी है, लेकिन आपको समझने वाला है, क्योंकि ये मोटिवेशनल ऐसा मतलब ये क्वेश्चन है, मतलब कह सकते हैं। आप बताइए, माँ को ऐसा विश्वास कभी हो सकता है कि उसका पुत्र मर गया? क्यों उसका पुत्र मर गया? अगर उसको ऐसा विश्वास कहियो नहीं होता है, अगर उसका कभी बाई चांस किसी की पुत्र मतलब किसी माँ की ऊपर पुत्र या पुत्री मतलब खो गया या कुछ भी ऐसा मतलब मृत हो गया, मतलब वह मतलब कोई ऐसा घटना के कारण, तो उसको कभी विश्वास नहीं होगा कि मेरा पुत्र मर गया है, क्योंकि उसका हर दम उसका दुलार प्यार याद ही आएगा। तो ये होता है, यानी कि बेटा खोकर माँ अपने मन संभालना कठिन होता है। वही कह रहा है, माँ के लिए अपना मन संभालना कब कठिन होता है, क्यों होता है, यानी कि कठिन कब होता है और क्यों होता है। तो वही कह रहा है, बेटा खोकर माँ को अपना मन संभालना बड़ी ही कठिन है। बस ये माँ को अपना बेटा अगर खो देगा, उस समय माँ को मन संभालना बहुत ही कठिन है। माँ को ऐसा विश्वास ही नहीं होता। बिल्कुल बात है, अगर किसी के बेटा खो जाता है तो उसको विश्वास ही नहीं होगा कि मेरा बेटा खो गया है। तो माँ को ऐसा विश्वास ही नहीं होता कि उसका पुत्र अब इस धरती पर नहीं है या इस दुनिया में नहीं है, ऐसा उसको कभी विश्वास नहीं होगा। यानी कि उसके भीतर मतलब उसके भीतर ना जाने क्यों यह भ्रम बनी रहती है, वह उसका पुत्र अचानक कहीं मिल जाएगा। मतलब यह बात जरूर है कि उसके मन में यह भ्रम जरूर बनी रहती है कि काश न काश मेरा पुत्र कहीं ना कहीं मिल जाए। लेकिन वह इस बात को जानती है, वह यह जानती है कि मरा हुआ व्यक्ति धरती पर पुनः जीवित नहीं होता, और मतलब जीवित नहीं होता है। यह उसकी ममता है, यानी कि यह उसकी, यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं या लिख सकते हैं, यह उसकी ममता, उसका प्यार, इसका दुलार है। किसी की माँ के लिए यह बहुत होता है कि वह अपने बेटा को खोकर उसका मन संभाल नहीं सकता, क्योंकि माँ ऐसा मतलब विश्वास ही नहीं होगा कि उसका बेटा इस दुनिया में नहीं है या इस धरती पे नहीं है। उसके भीतर हरदम भ्रम बना रहेगा, हरदम शक बना रहेगा, कि शक बनी रहती है कि उसका मृत पुत्र अचानक कहीं ना कहीं मतलब कहीं मिल जाएगा। वह यह जानती है, वह बात यह जानती है कि मरा हुआ व्यक्ति धरती पर पुनः जीवित नहीं होता। यह उसकी ममता, यह होना चाहिए, यह उसकी ममता है, प्यार है, दुलार है। बहुत मतलब अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन ऐसा होता है, यह अपने से लिखने वाला क्वेश्चन है, बताने वाली कुछ बात नहीं है, लेकिन फिर भी आपके लिए हम एक मतलब फॉर्मेट तैयार कर दिए हैं। सेम टू सेम भी लिख सकते हैं या आप इसमें कुछ चेंजिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि माँ के प्यार की बात है। क्या यहाँ 2020 के एग्जाम में पूछा गया 29 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिए अगर हम 30 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हृदय की बात का क्या अर्थ है? जो हृदय होता है, दिल होता है, उसकी बात का क्या अर्थ है? अब बताइए, अगर आप किसी समय अगर शोरगुल में रहिएगा तो उस समय आपको दिल क्या कहता है कि काश हमको कहीं, यहाँ समझिएगा बात, हृदय के मन क्या कहता है, हृदय दिल क्या कहता है, अब काश कहीं शोरगुल खोर हो रहा है, वहाँ पे आपको दिल कहेगा काश मैंने क्यों अच्छा शांत जगह पे हमको सोने को मिल जाता। ऐसा दिल करता है, क्योंकि शोरगुल से आप थक जाइएगा, हार जाइएगा। उसका हृदय का बात का अर्थ है सच्चा मार्गदर्शक। सच्चा मार्ग, यानी कि सच्चा मार्गदर्शक मतलब सच्चा होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति सच्चा मार्गदर्शक होना चाहिए, सच्चा देखभाल करने वाला, जो भी सच्चा होना चाहिए, दिल का सच्चा होना चाहिए। यानी कि हृदय में तो दिल ही होता है। हृदय की बात का अर्थ है सच्चा मार्गदर्शक। कभी कहते हैं कि जब लोग अधिक शोरगुल में यानी कि शोरगुल में परेशानी महसूस करते हैं, बात ये है कि कभी कहते हैं कि जब भी अधिक शोरगुल होगा उस समय परेशानी महसूस जरूर करेंगे, हुआ कि ज़्यादा शोरगुल होगा तो उसको परेशान होंगे। तो क्या होता है, चेतना शून्य होकर, यानी कि उस समय क्या होता है, मतलब मेरा चेतना, मेरा दिमाग वो शून्य की तरह काम हो जाए, मतलब चेतना शून्य होकर नींद के आगोश में जाना चाहता है। यानी जब शोरगुल से परेशान हो जाएगा तो क्या होगा, उसका चेतना चाहेगा कि मेरा चेतना पूरा शून्य हो जाए, यानी कि मेरा दिमाग में कोई टेंशन नहीं रहे, मेरा दिमाग में कोई भी ऐसा एरू गरू काम मतलब दिमाग में नहीं आए। उसका चेतना शून्य होकर नींद के आगोश में, मतलब नींद के में खो जाना चाहता है, आगोश में जाना चाहता है। बात समझ रहे हैं? यानी कि हृदय की बात का सच्चा मार्गदर्शक, उसका मेन अर्थ होता है सच्चा मार्गदर्शक। अब कभी ये बात कहते हैं कि जब लोग अधिक शोरगुल में रहते हैं तो परेशानी महसूस करते हैं, तो चेतना जो होता है, चेतना शून्य होकर नींद के आगोश में जाना चाहता है। जब वहाँ पे शोरगुल ज़्यादा होगा, वो महसूस करेगा, तो उसका चेतना होगा, उसका जो दिमाग होगा वो ये चाहेगा कि मेरा दिमाग है कि मतलब शांत हो जाए, उसमें कुछ मतलब बाहरी बात नहीं रहे, शून्य हो जाए उसमें। और क्या होगा, जब सोते हैं तो ये बात है दिमाग में उस पर कुछ नहीं चलता, उसमें सब खत्म हो जाता है। तो वही बात है कि चेतना शून्य होकर आगोश में जाता है, नींद के आगोश में जाना चाहता है। यही बात कहता है हृदय की बात का अर्थ है, ठीक ना। यह क्वेश्चन 2021 के एग्जाम में पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कर्बक के कवि क्या सोच है, यानी कि कर्बक के कवि उसको क्या सोच है, उनका सोच क्या है। या क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकता है, ज़्यादातर इसी प्रकार से पूछता है। क्या है, पहले कर्बक के कलंक, कांच और कंचन के माध्यम से जैसी क्या कहना चाहते हैं। देखिए, पहले कर्बक
में यानी कि पहले कर्बक में कलंक, कांच और कंचन के माध्यम से जायसी क्या कहना चाहते हैं। देखिए क्या कहना चाहते हैं, तो जायसी ने कलंक, कांच और कंचन के माध्यम से क्या निम्न अर्थ व्यक्त करते हैं, यानी कि बहुत सारे अर्थ को व्यक्त करते हैं। कौन? जायसी ने, ठीक ना। देखिए काले धाबे के कारण, देखिए काले धाबे के कारण चंद्रमा कलंकित भले ही हो, देखिए काले धाबे के कारण चंद्रमा कलंकित भले ही हो, लेकिन वह अपने प्रकाश में उस धाबे को छुपा लेता है। यानी कि देखिए काला धाबा जो है, काला धाबा वो चंद्रमा में कलंकित भले ही है, लेकिन वो अपने प्रकाश से, अपने उजाला से उसको क्या करता है? छुपा लेता है, उसको प्रतीत नहीं होने देता है, ठीक ना। वही बात कर रहे हैं कि काले धाबे के कारण चंद्रमा कलंकित भले ही हो, लेकिन वह अपने प्रकाश में उसे धाबे को क्या छुपा लेता है। शिव मतलब शिव जो होते हैं, शिव शंकर जी, तो शिव के त्रिशूल द्वारा क्या, शिव के त्रिशूल द्वारा प्रहार किए जाने पर, देखिए क्वेश्चन समझिएगा, शिव के त्रिशूल द्वारा प्रहार किए जाने पर सुमेरु पर्वत, क्या सुमेरु पर्वत कंचन का हो गया। क्या हो गया? किसका हो गया? जब शिव का जो भी तलवार था, त्रिशूल था, उससे जब प्रहार किया गया, प्रहार किए जाने पर सुमेरु जो पर्वत है, सुमेरु पर्वत वो क्या हो गया? कंचन का हो गया। उसी प्रकार सज्जन की संगीत से दुर्जन की श्रेष्ठ मानव बन जाता है। देखिए जो उसकी प्रकार मतलब उसी प्रकार से जो सज्जन की संगीत है, संगीत से दुर्जन भी क्या, दुर्जन भी श्रेष्ठ मानव बन जाता है। यानी कि अगर सज्जन की अगर अच्छा से संगीत हो, अच्छा अगर संगीत अगर उनका दिमाग शांत हो, तो वह भी क्या हो जाता है? दुर्जन से श्रेष्ठ मानव बन सकता है, बन जाता है। देखिए घड़िया में डालकर कांच जब तपाया जाता है, देखिए घड़िया में जब डालकर कांच को तपाया जाता है, तब वह उसमें छिपा सोना निकलता है। क्या होता है? तब उसमें छिपा सोना निकलता है, वही कहता है सोना निकलता है। ठीक इसी प्रकार संसार में मानव संघर्ष, कष्ट, तपस्या, त्याग से श्रेष्ठ प्राप्त कर सकता है। देखिए क्वेश्चन ही से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जायसी, कलंक, कांच और कंचन के माध्यम से बहुत सारा अर्थ निकलते हैं। जैसे काले धाबा के कारण चंद्रमा कलंकित भले ही हो, लेकिन वह अपने प्रकाश में काले धाबे को क्या छिपा लेता है। और शिव का जो त्रिशूल है वह क्या होता है? प्रहार से सुमेरु जो पर्वत है वो कंचन का हो गया। उसी प्रकार अगर सज्जन व्यक्ति अगर संगीत अगर अच्छा से गाता है, संगीत से दुर्जन भी श्रेष्ठ मानव बन सकता है। क्या? श्रेष्ठ मानव बन सकता है। चाहे घड़िया में अगर डालकर कांच को अगर तपाया जाए, अगर उसको अच्छा प्रकार से तपाया जाए, तो वह तब उसमें सोना जो होता है उससे निकलता है, उसमें छिपा सोना निकलता है, ठीक ना। तो ठीक उसी प्रकार से अगर संसार में जो मानव है, व्यक्ति है, जो मानव हमारे संसार में जो भी है, अगर वह संघर्ष, कष्ट, तपस्या, त्याग से ही श्रेष्ठता प्राप्त कर सकता है। बस ये अगर संघर्ष कोई करेगा तभी ना कुछ बन पाएगा। संघर्ष नहीं करेगा, त्याग नहीं कर पाएगा, तपस्या नहीं करेगा तो कैसे होगा? सोचेगा बैठल बैठल सुतल थोड़ी ना हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि 2015-2020 के एग्जाम में पूछा गया, बीएसवी यानी कि बिहार बोर्ड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। देखिए इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम पे एक मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, उस पर आप जाकर मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप पे आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, 32 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्यार का इशारा और क्रोध का दुधारा से क्या तात्पर्य है? देखिए प्यार का इशारा और क्रोध का दुधारा से क्या तात्पर्य है, समझिएगा। देखिए सर्वहारा वर्ग पहले तो शोषण वर्ग से क्या शांतिपूर्वक समझौता का प्रयास करता है। देखिए जो भी सर्वहारा वर्ग है वह कोई भी चाहता है कि हम शांतिपूर्वक कुछ भी अगर कुछ मांगे या कुछ भी अगर शांतिपूर्वक समझौता का प्रयास करता है। अगर कोई झगड़ा झुगड़ी है तो उसको शांति से सुलझाने का प्रयास करता है। तो वही बात है, सर्वहारा वर्ग पहले तो शोषण वर्ग से शांतिपूर्वक समझौता का प्रयास करता है, पर उस प्रयास में विफल हो जाता है, यानी कि वह सफल नहीं हो पाता है, यानी कि वह प्रयास उसका बेकार चला जाता है। वही कहता है कि उस प्रयास में विफल होने पर वह अपने क्रोधी रूपी दुधारी तलवार से अपने हक की प्राप्ति के लिए संघर्षशील हो जाता है। देखिए जब भी अगर कोई अगर शांतिपूर्वक आपसे जब बात करने गया और आप जाकर वहाँ पे उसको मना कर दीजिएगा, झगड़ा करने लगेगा, मारपीट करने लगेगा, तो वो तो गुस्सा होबे करेगा ना। तो ही कहता है जो शोषण वर्ग जो है शांतिपूर्वक समझौता का प्रयास करता है पर उसमें असफल यानी कि विफल हो जाता है। ठीक, यानी कि विफल होने पर उसमें तो क्रोध आएगा, भाई हम गए शांति से बात करने और आप हमसे एथी कर रहे हैं, तो इसको गुस्सा तो भी करेगा। तो पर वह अपने क्रोध रूपी दुधारी तलवार से अपने हक की प्राप्ति के लिए संघर्षशील हो जाता है। यानी कि जब वो गुस्सा आता है तो कहता है नहीं अब आओ हम दुधारी तलवार निकालेंगे और उसके संघर्ष के लिए और लड़ाई करेंगे। मतलब कहने का मतलब यही है उनका
यानी कि क्रोधी रूपी दुधारी तलवार से अपने हक की प्राप्ति के लिए, भाई किसी का हक रहेगा तो कुछ भी कर सकता है, तो हक की प्राप्ति के लिए संघर्षशील हो जाता है, यानी कि वो मेहनती संघर्ष करता है, संघर्षशील हो जाता है, ठीक ना। तो उसके क्रोध की भयंकर तलवार दोनों तरफ का है द्विधारा, यानी कि धारदार है, यानी कि दोनों तरफ से धारदार है। कहने का मतलब है कि उसके क्रोध की, मतलब अब क्रोध है तो भाई वो तो बहुत ज़्यादा भयंकर क्रोध होता है, किसी के गुस्सा आता है तो वो ज़्यादा ही खतरनाक हो जाता है। तो उसके क्रोध की भयंकर तलवार दोनों तरफ से, यानी कि दोनों तरफ से क्या धारदार है, यानी कि दोनों तरफ से काट सकता है, आगे से भी पीछे से भी। तो इसीलिए अगर कोई शांति से बात करने गया है तो शांति से ही बात करे। अगर उसको अगर मना कर दीजिएगा कि नहीं हम जैसे मन करे वैसे करेंगे, चाहिए क्या करना है कर लीजिएगा, तो गुस्सा तय करेगा। तो वही बात है। देखिए इस क्वेश्चन को, जो भी क्वेश्चन हिंदी का क्वेश्चन होता है, देखिए हिंदी क्वेश्चन आपको समझना ज़्यादा नहीं, आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, खुद से आपको याद हो जाएगा। जैसे मैं फिर पढ़ के, सर्वहारा वर्ग पहले शोषण वर्ग से शांतिपूर्वक समझौता का प्रयास करता है, पर उस प्रयास में विफल होने पर वह अपने क्रोध रूपी दुधारी तलवार से अपने हक की प्राप्ति के लिए संघर्षशील हो जाता है। उसके क्रोध का भयंकर तलवार दोनों तरफ से द्विधार है, यानी कि धारदार है, दोनों तरफ से धारदार होती है। यह क्वेश्चन 2020-2021 के एग्जाम में पूछा गया, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर 33 नंबर क्वेश्चन ले, 33 नंबर क्वेश्चन ले, पांडुलिक जी कौन थे? देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पांडुलिक जी कौन थे? यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी देखने को मिल सकता है। तो पांडुलिक जी भितिहारवा आश्रम के शिक्षक थे। कहाँ थे? भितिहारवा आश्रम के शिक्षक। यह काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो पांडुलिक जी भितिहारवा आश्रम के शिक्षक थे। लेखक को मुलाकात, कहाँ? लेखक की मुलाकात पांडुलिक जी के भितिहारवा आश्रम में हुआ था। जो लेखक है उनका मुलाकात कहाँ हुआ था? भितिहारवा आश्रम में हुआ था, ठीक ना। जहां उन्होंने एक घटना का वर्णन किया, पांडुलिक जी ने एक घटना का वर्णन किया, और पांडुलिक जी गांधी से निर्भीकता सीखी थी। देखिए जो गांधी जी थे उनसे पांडुलिक जी निर्भीकता सीखी थी। क्या? निर्भीकता सीखी थी, यानी कि किससे? निडर होकर किसी से हम लड़ सकते हैं, किसी के विरुद्ध हम खड़ा हो सकते हैं निडर होकर, यानी कि निर्भीकता, यानी कि होता है निर्भक, मतलब कहने का मतलब यह होता है कि जैसे किसी के सामने डरना नहीं, खड़े रहना, डटे रहना, किसी के बात को मतलब जवाब देना, वही निर्भीकता सीखी थी। किससे? गांधी जी से। कौन? पांडुलिक जी। और वही पांडुलिक जी क्योंकि शिक्षक थे तो उन्होंने गाँवों को उसी निर्भीकता को पाठ पढ़ाया, यानी कि जो गाँव के बच्चे थे, गांव वाले थे, उनकी निर्भीकता सिखाई। क्या? जो पांडुलिक जी सीखे थे गांधी जी से, उसी पाठ को पढ़ाया गांव वाले को। वही बात कहा गया है। पांडुलिक जी भितिहारवा आश्रम के शिक्षक थे। लेखक की मुलाकात पांडुलिक जी से भितिहारवा आश्रम में हुआ था, जहां उन्होंने एक घटना का वर्णन किया। पांडुलिक जी ने गांधी जी से निर्भीकता सीखी थी। उन्होंने जो पांडुलिक जी थे उन्होंने गाँवों की ऐसी निर्भीकता की पाठ पढ़ाई, यानी कि सभी को क्या कहता है? उसी निर्भीकता को पाठ पढ़ाती है। कौन? पांडुलिक जी, गांव के लोगों को। यह बात बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2012, 2014, 2017 आर्ट में और साइंस में दोनों में पूछा गया, नहीं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर 34 नंबर क्वेश्चन ले, देखिए इसका पीडीएफ आपको बार बार बोल रहे हैं टेलीग्राम पे मिलेगा, जाकर ज्वाइन हो जाइए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहाँ टेलीग्राम पे मिल जाएगा आपको। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है? चंपारण के क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता का क्या कारण है? देखिए ये बात जानिएगा, बिहार में सबसे ज़्यादा जो आता है बाढ़ वो चंपारण के क्षेत्र यानी कि उत्तरी क्षेत्र में ही आता है। तो चंपारण के क्षेत्र में बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है, यानी कि प्रचंडता का प्रमुख कारण क्या है? देखिए बाढ़ का प्रमुख कारण होता है नदियों में अधिकता का पानी, जब अधिक पानी हो जाता है नदी में। लेकिन इसका कारण क्या है? पेड़ पौधा कटना है, यानी कि पेड़ पौधा अगर कटता है तो इसी कारण से बाढ़ आता है। चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का प्रचंडता का बढ़ने का प्रमुख कारण जंगलों की कटाई है। अगर जंगलों को कटाई करेंगे उसी के कारण ज़्यादा हमारे पास क्या होता है? बाढ़ आने का प्रमुख कारण होता है। तो वही कहता है चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का प्रचंडता बढ़ने का मुख्य कारण जंगलों की कटना है, ठीक ना। नदी में जल बढ़ने पर बाढ़ आती है, बात सही है कि नदी में जब जल बढ़ेगा तो बाढ़ आती है, लेकिन बीच में इसकी शक्ति को रोकने वाला जंगल ही होता है। अगर जो बाढ़ को रोकना है तो जंगल ही रोक सकता है, क्या रोक सकता है उसकी बाढ़ को, वही कहता है। लेकिन बीच में उनकी शक्ति को रोकने वाला जंगल ही होता है, तो बाढ़ का प्रकोप नहीं हो पाता। तो यह बात ध्यान रखिएगा कि जंगल की ज़्यादा कटाई कीजिएगा तो बाढ़ आएगा। इसलिए बोलते जंगल की मतलब कटाई, पेड़ पौधे की कटाई नहीं करे, हो सके जितना पेड़ पौधे लगाना चाहे लगा सकते हैं। काट रहे हैं अगर एक पौधे तो 5 पौधे जरूर लगाएं, यह बात ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वृक्ष कटने से बहुत घटा हो रही है। यही बात है कि चंपारण में बाढ़ आने का प्रमुख कारण हो सकता है।
होता है, हो सकता नहीं, होता ही है, ये बात ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन 2010-2012 के एग्जाम में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर 35 नंबर क्वेश्चन है, 35 नंबर क्वेश्चन है। देखिए हरचरना कौन है इसकी, देखिए हरचरना हरिचरना दो नाम है, दो नाम नहीं एक ही नाम का मतलब कहा सकता है। चलिए आगे क्वेश्चन बताएंगे। तो हरचरना कौन है, इसकी क्या पहचान है। देखिए हरचरना जो अधिनायक जो कविता है उसी का एक मतलब गरीब बच्चा है, वो फटा पुराना पहने हुए रहता है और क्या कहता है, राष्ट्रीय गीत गाता है। देखिए पूरा पढ़ने के प्रयास करें तो अधिनायक कविता में हरचरना की पहचान फटा सुथन पहनने एक गरीब बालक के रूप में हुई है। यानी देखिए हरिचरना जो हरचरना है वो अधिनायक कविता में की पहचान फटा सुथन पहने हुए, यानी कि फटा पुराना कहने का मतलब ये फटा पुराना पहने एक गरीब बालक के रूप में हुई है उसकी पहचान, ठीक है ना। यानी कि उसकी पहचान कहाँ हुई है, फटा पुराना पहने गरीब बालक के रूप में हुई है। वह अपनी लाचारी लिए हुए राष्ट्रीय गीत गाता है, यानी कि वह अपने लाचारी लिए हुए फटा पुराना पहनते हुए क्या कहता है, राष्ट्रीय गीत गाता है। सोच लीजिए राष्ट्रीय गीत गाता है। उतने वर्षों के बाद, यानी कि इतने वर्षों के बाद भी आम जनता की हालत में बदलाव नहीं आया। यानी कि इतना वर्ष बीत गया जो हमारे देश का आज़ादी हुआ, लेकिन फिर भी हमारे देश की हालत अभी बद से बदतर हो चुकी है। वही बात है, आम जनता की हालत में बदलाव नहीं आया। कविता यानी कि कविता में हरचरना इसी आम जनता का प्रतिनिधि है, यानी कि उसी एक आम जनता का प्रतिनिधि है, उसी एक आम जनता में से है एक कौन, हरिचरना। और क्या है, गरीब है, फटा पुराने पहने हुए हैं और राष्ट्रीय गीत गाता रहता है। ये बात है कि ये बात एक सुधारने वाली बात है हमारे देश में कि इतना दिन आज़ादी का हो गया, लेकिन आज तक जो गरीबों का जो हालत है वो आज भी वही है, बद से बदतर हो चुका है। प्रतिदिन बद से बदतर हो ही रहा है, हो चुका है। तो इसको सुधारने की ज़रूरत है, लेकिन या तो नेता लोग अपना ऐसी करते हैं ना। तो अधिनायक कविता फिर से पढ़ता हूँ, एक बार आप सुन लीजिएगा। अधिनायक कविता में हरचरना का पहचान फटा सुथन मतलब पुराना, मतलब फटे पुराने पहने गरीब के बालक के रूप में हुई है, ठीक ना। वह अपनी लाचारी लिए हुए राष्ट्रीय गीत गाता है। इतने वर्ष, यानी कि इतने वर्ष के बाद भी आम जनता की हालत में बदलाव नहीं आया। कविता में हरचरना इसी आम जनता का एक प्रतिनिधि, यानी कि उसी आम जनता का एक मतलब भाग है, एक आदमी है, ठीक ना। यह क्वेश्चन 2020, 2021 के साइंस में और 2013 के आर्ट के एग्जाम में पूछा गया है। देखिए सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, आर्ट कॉमर्स साइंस सभी के लिए इंपॉर्टेंट, हिंदी वाले हैं क्योंकि सभी वाले पढ़ सकते हैं आराम से, क्योंकि सभी का सिलेबस एक ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन क्या है, कविता में अधिनायक कौन है। जो कविता है उसमें अधिनायक कौन है। देखिए अधिनायक होता है मतलब सत्ताधारी, जो मतलब अभी सत्ता पर कौन बैठा है। जैसे अभी बोलेगा सत्ता पर कौन बैठा है तो बोलिएगा अभी प्रधानमंत्री की सत्ता पर कौन है तो नरेंद्र मोदी, बिहार के मुख्यमंत्री की सत्ता पर कौन है तो नीतीश कुमार। इसी प्रकार से कह सकते हैं कि वही मतलब कह रहा है कि कवि जो कविता में अधिनायक कौन है। तो कविता में जो अधिनायक आज के सत्ताधारी है, मतलब सत्ता पर जो बैठा हुआ वही है, और वह सत्ताधारी की प्रस्तुति मतलब स्तुति राष्ट्रीय गान पर सम्मान किया जाता है। जो सत्ताधारी है वह गरीबों को इतना हालत बेकार कर दिए हुए है और वह उसका जो राष्ट्रीय गान पर उसका सम्मान किया जाता है, सोचिए स्तुति किया जाता है, उनका राष्ट्रीय गान पर सम्मान किया जाता है। जब राष्ट्रीय गान होता है तो वह जाते हैं झंडा फहराने, और वह झंडा फहराते हैं और 2 दिन को भाषण झाड़ते हैं, वहाँ से चले जाते हैं और गरीब को दबा दबा कर उनकी हालत बेकार कर देते हैं। वही है, कविता में अधिनायक आज के सत्ताधारी है। इनकी स्तुति राष्ट्रीय गीत गाने ते समय की जाती है, यानी कि इसकी सम्मान, इनकी स्तुति राष्ट्रीय गान जब गीत होता है उसके समय की जाती है। इसका रोब दाब गरीबों वर्गों पर है। देखिए इसका रोब है और दाब है, यानी कि रोब से चल रहा है, रोब से मतलब बात कर रहा है, तो रोब दाब क्या है, गरीब वर्गों पर है। गरीब जो भी गरीब वर्ग के लोग हैं उन पर इनका रोब दाब चलता है, ठीक ना। क्योंकि धनी लोग पर जाइएगा तो ये तो बढ़िया से करिए देंगे तो ये कहता है गरीब वर्ग पर होता है। इन गरीबों का शोषण करते हैं, जो भी गरीब है उनका शोषण करते हैं और उनकी जिंदगी को दुखद अवस्था में ला दिया है। कौन, यही सत्ताधारी, यही जो अधिनायक है, सत्ताधारी है, जो यहाँ पे देश की जनता के मतलब जो भी मतलब यहाँ पे बैठा है सत्ता पर, जिसे कह सकते हैं कि आपके मुखिया, आपके मतलब बहुत ऐसा समझ सकते हैं, बहुत दूर दूर तक है इसका फैला हुआ राजनीतिक पढ़िएगा समझ में आ जाएगा आपको। तो कविता में अधिनायक कौन है, सत्ताधारी है, और उनकी स्तुति राष्ट्रीय गान के समय की जाती है। और उनका रोक दाब गरीब वर्गों पर है और उनको गरीबों का क्या करते हैं, शोषण करते हैं और उनकी जिंदगी दुखद अवस्था में मतलब ला दिया है। कौन, यही सत्ताधारी ने। कि मतलब उसको मतलब कोई भी काम करने नहीं देगा, उसके लिए फंड कुछ आएगा तो अपने घपला कर देगा, तो क्या गरीब का मतलब अथी होगा,
तो वही बात कहा गया है इसमें। तो यहाँ 2021-2014 के एग्जाम में पूछा गया, जैसे 2021 के साइंस से 2014 के आर्ट एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। देखिए वीडियो भले लंबा हो सकता है लेकिन बात समझिए, क्योंकि हिंदी है, कोई यथी नहीं है कि समझाते चल गए। हिंदी है तो इसमें कुछ कहना पड़ता है। हिंदी के मतलब अपने अगल बगल की बातों विचारों की बात बताया जाता है हिंदी में। देखिए यह क्वेश्चन 37 में क्वेश्चन क्या है, हरिचरना। देखिए यहाँ पे समझिए, हरिचरना को हरचरना क्यों कहा जाता है, हरिचरना को हरचरना क्यों कहा जाता है, इस बात को इसमें देखिए हरिचरना के स्थान पर हरचरना का प्रयोग कवि ने जानबूझकर किया है। बात सही है, हरिचरना का प्रयोग या हरिचरना के स्थान पर हरचरना का प्रयोग कवि ने जानबूझकर करता है। और क्यों करते हैं, देखिए यहाँ पे उसका जो कि मतलब यहाँ पर हरिचरना जानबूझकर किया है, आज़ादी प्राप्त होने के बाद भी। देखिए आज़ादी जब प्राप्त हुआ कब, 1947 में, यानी कि 50 में। तो आज़ादी प्राप्त होने के 2 दशक बीत जाने के बाद भी, आज देखिए आज़ादी प्राप्त होने के 2 दशक बीत जाने के बाद भी आम जनता की दशा में कोई बदलाव नहीं हुआ है, यानी कि जो इसी पहले दशा थी उससे और बदतर से हो गई है। वही कहते हैं आज़ादी प्राप्त होने के 2 दशक बीत जाने के बाद भी आम जनता की दशा में कोई बदलाव नहीं आया। आज़ादी मिलने से, देखिए आज़ादी मिलने से एक आशा बढ़ी थी, मतलब आज़ादी मिलने से लोगों की एक आशा बढ़ी थी कि हम लोग अब थोड़ा सुधरेंगे, सुधार होगा हम लोग खेती में, लेकिन कुछ ऐसा हुआ नहीं। आज़ादी मिलने से एक आशा बढ़ी थी कि आम जनता की स्थिति में बदलाव आएगा, मतलब लेकिन ऐसा नहीं होता है, पर ऐसा नहीं होता है और उसकी हालत दिन प्रतिदिन क्या होता है, बद से बदतर होती गई। इसी अर्थ का व्यंजना के लिए कवि ने हरिचरना को हरचरना कहा है। सोच लीजिए, यानी कि आज़ादी होने के 2 दशक बीत जाने के बाद भी जनता के दशा में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन जनता को यह आशा था कि आज़ादी मिलने के बाद एक आशा था, बड़ी आशा था कि आम जनता की स्थिति में बदलाव आएगा, पर ऐसा नहीं होता है, नहीं हुआ। उसी हालत, यानी कि उसकी हालत दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती गई है। क्या है, बद से बदतर होती गई है। इसी अर्थ के व्यंजना के लिए कवि ने क्या है, हरिचरना को हरचरना कहा है। समझ गए क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इस बात को ध्यान दीजिएगा। यह क्वेश्चन 2018 के एग्जाम में पूछा गया है। देखिए जो भी क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप लोग जरूर इसको याद कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन है, उत्सव क्यों और मतलब कौन और क्यों मना रहे हैं, जो उत्सव मन रहा है क्यों मना रहे हैं और कहाँ मन रहा है। देखिए शहर के नागरिक उत्सव मना रहे हैं, शहर के नागरिक उत्सव मना रहे हैं, इसलिए मना रहे हैं, मतलब क्यों मना रहे हैं, तो इसलिए मना रहे हैं क्योंकि उन्हें बताया गया है कि शासक, यानी कि शासक की सेना और उनकी रथ, जो शासक की सेना और रथ विजय प्राप्त कर लौट रहे हैं। मतलब शहर में उनकी उत्सव मनाया जा रहा है, शहर के लोगों ने मना रहा है, नागरिकों ने मना रहा है। और क्यों मना रहा है, और इसलिए मना रहा है कि क्योंकि उनको बताया गया है, जो शहर के नागरिकों है, लोग हैं, उनको बताया गया है कि शासक की जो सेना है वो अपने विजय रथ प्राप्त कर क्या वापस लौट रहे हैं, यानी कि सेना और रथ विजय प्राप्त कर लौट रहे हैं, इसीलिए उत्सव मनाया जा रहा है। यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2010 के साइंस में, 2020, 2021 के आर्ट के एग्जाम में पूछा गया। सोच लीजिए, यानी कि सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, जो साइंस के लिए, जो कॉमर्स के लिए सेम टू सेम होता है, क्योंकि एग्जाम दोनों का एक ही साथ होता है, लेकिन आर्ट के लिए अलग एग्जाम होता है, लेकिन क्वेश्चन सेम रहता है। मतलब क्वेश्चन मतलब इधर उधर कर देगा, अगर साइंस में जो पूछ दिया आर्ट में उससे नहीं पूछ देगा, मतलब थोड़ा इधर उधर कर देगा, लेकिन सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझ गए, क्यों मनाया जा रहा है उत्सव, तो शहर के नागरिकों ने मना रहा है। क्यों मना रहे हैं, तो उनको बताया गया है कि शासन की जो सेना है रथ विजय प्राप्त कर लौट रहे हैं शहर में, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर यहाँ पे उषा का जादू कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, उषा का जादू कैसा है। तो उषा का जादू, देखिए उषा का जादू ऐसा प्रतीत होता है कि कोई जादूगर मतलब अलौकिक चमत्कार कर रहा है, ऐसा है। देखिए सूर्योदय का रंग रूप बदलने में भी, देखिए सूर्योदय का जो रंग है, रंग रूप बदलने से सभी को ऐसा प्रतीत हो रहा है, मतलब सभी को ऐसा लग रहा है कि सूर्योदय का रंग बदल रहा है ना, तो ऐसे लग रहा है कि सूर्योदय का रंग रूप बदलने से सभी को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे कोई जादूगर अपना अलौकिक, यानी कि अलौकिक चमत्कार कर रहा है, मतलब कोई भी अपना चमत्कार कर रहा है, कोई जादूगर, ठीक है ना, अलौकिक चमत्कार कर प्रदर्शित कर रहा है, ठीक ना। सूर्योदय उदित होने से पहले, यानी कि सूर्योदय उदित होने से पहले, सूर्योदय होने के बाद और फिर सुनहरी रश्मियों को बिखरने के बाद का उषा काल की विभिन्न रूप प्रकट हो रहा है। देखिए बहुत अच्छा यह क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि देखिए सूर्योदय है, उनमें बहुत ऐसा रंग है, सूर्य के प्रकाश में लगभग 7 रंग होते हैं, आपको भी पता है, फिजिक्स में पढ़ना है, लेकिन हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं।
तो सूर्योदय का रंग रूप बदलने से ऐसा लोगों का प्रतीत हो रहा है, ऐसे लोगों को लग रहा है कि कोई उस पर क्या हो रहा है कि कोई जादूगर अपना अलौकिक चमत्कार प्रदर्शित कर रहा है, यानी कि चमत्कार करके प्रदर्शित कर रहा है। लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है, सूर्य में ऐसा हो रहा है, ठीक ना। सूर्य उदय होने के पहले, सूर्य उदय होने के बाद भी, फिर सुनहरी रश्मियों को बिखरने के बाद उषा कला का विभिन्न रूप प्रकट हो रहा है। देखिए काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यह क्वेश्चन 2015-2017 के एग्जाम में पूछा गया था, काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर 40 नंबर क्वेश्चन ले, यह बहुत इजी क्वेश्चन है। सड़कों को क्यों सींचा जा रहा है? देखिए सड़कों को क्यों सींचा जा रहा है, और बोलिएगा इतना छोटा आंसर क्यों है, तो आप बताइए। सड़कों को सींचा जा रहा है ऐसे बेसिकली जो राजा आएंगे अपने रथ से उतरेंगे, उनके मतलब धूल कण नहीं पड़ जाए इसलिए सींचा जा रहा है, ऐसे लिखिएगा आप, नहीं डायरेक्ट आप लिखिए ना, यानी कि विजय पर्व मनाने की तैयारी के लिए सड़कों को सींचा जा रहा है, इसमें कौन गलती कर देगा यार। अब बोलिए लिखिएगा राजा आएंगे सड़क पर और रथ से उतरेंगे, उन पर धूल कण नहीं पड़े इसलिए सड़क को सींचा जा रहा है, लिखने के लिए लिख सकते हैं। तो अब इतना बड़का लिखने से क्या फायदा है, हिंदी पढ़ रहे हैं तो मेन अर्थ निकालना चाहिए, छोटा आंसर हो लेकिन आपका उसका अर्थ बहुत आने के लिए। अब लिखिए विजय पर्व मनाने की तैयारी में सड़क को सींचा जा रहा है, इसमें क्या गलत है, तो यही मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब यही होता है सटीक आंसर देना, ठीक ना। यह क्वेश्चन 2015 के एग्जाम में पूछा गया है। 40 में क्वेश्चन क्या है, गांव का घर कविता का केंद्रीय भाव व्यक्त करे, यानी कि जो गांव का घर जो कविता है उसके केंद्रीय भाव को व्यक्त करना है। देखिए आज का जो शहरी जीवन होता है और गांव का जीवन जो होता है, गांव का घर में तो क्या, गांव में जो घर है उसके बारे में बात करना है। देखिए शहरी जीवन जो होता है वो अपने आप से मतलब रखता है, स्वयं से मतलब रखता है, किसी से मतलब नहीं, बगल में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उसे कोई मतलब नहीं, यानी कि अपने आप सहजता, मतलब सहजता में खो गया है, वो सब अपने आप में खो गया है, किसी से कोई मतलब नहीं। शहरी जीवन की बात कर रहे हैं। शहर की वातावरण भी खराब होता है गाँव की अपेक्षा, ठीक है ना। देखिए गाँव जो होता है वहाँ की जो रहन सहन, एकता भाव प्रकट होता है, उसमें अगर जुड़ाव होता है, एक दूसरे से जुड़ाव रहता है गांव में, और गांव का वातावरण भी स्वस्थ रहता है। वही कहता है गांव के घर कविता का केंद्रीय भाव क्या है। देखिए आज शहरी जीवन में अपनी क्या यहाँ पे सहजता होना चाहिए, सहजता यहाँ पे लिखिएगा, सहजता गलती से लिखा है सहजता को खो दिया है, यानी कि अपनी जो शहरी जीवन है उसको क्या किया, अपनी सहजता को खो दिया है, यानी कि वह आपके पता ही नहीं है कि सहजता क्या है, मतलब एकता भाव क्या हुआ उसमें, मतलब उसको खो ही दिया है, उसको भुला ही गया है। तो वही कहता है शहरी जीवन अपनी सहजता को खो दिया है, शहर की रिश्ता बनावटी भाव से जुड़ा है। बिल्कुल सही है, शहर की रिश्ता जो होता है बनावटी भाव, यानी कि वह काम से काम मतलब रखता है, इसके अलावा किसी से मतलब नहीं। शहर का जो जीवन है ना, शहर की जो रिश्ता है वो बनावटी भाव से जुड़ा हुआ है, यानी कि बनावटी की तरह कहने का मतलब है कि काम से काम रखना है, किसी से मतलब नहीं रखना, वही बात है, बनावटी भाव से जुड़ा है। परंतु गांव का जो रिश्ता होता है सहज भाव से जुड़ा होता है, जो गांव का जो रिश्ता होता है वो प्रेम से, दिल से जुड़ा होता है, सहज भाव से जुड़ा होता है, यानी कि सहज भाव से बना होता है। कभी गांव के घर का वातावरण, संस्कृति, जीवन की ओर ध्यान आकर्षित करता है। बात सही है, जो कवि है वह किसे, गांव की, मतलब जो कवि है गांव के घर का वातावरण, संस्कृति, देखिए जो गांव का जो वातावरण होता है स्वच्छ होता है शहर की अपेक्षा, और साथ में क्या होता है इसका संस्कृति, यहाँ के संस्कृति जो होता है पूरा स्वच्छ होता है, जीवन की ओर ध्यान को आकर्षित करते हैं। कभी किधर, गांव की ओर, शहर की ओर नहीं, गांव की ओर आकर्षित करता है। इस प्रकार गांव का घर कविता जीवन की सच्चाई को दिखाता है। बिल्कुल सही है कि गांव का जो घर कविता है वह जीवन की सच्चाई को दिखाता है कि सच में अगर अच्छा जीवन जी रहा है तो गांव में ही रह कर जी सकते हैं, शहर में बिल्कुल नहीं, शहर के किसी से मतलब नहीं रखता। आपको बात को समझ में आया होगा। ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन को लिखे, जितना बात बोले हैं आप उसमें इधर उधर करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि गांव के घर कविता का केंद्रीय भाव प्रकट करना है, शहर और गाँव में फ़र्क बता देना है आपको कि शहर में क्या होता है, गाँव में क्या होता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। देखिए काफ़ी बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। 42 नंबर क्वेश्चन क्या है, नागरीय, मतलब यहाँ पे नागरिक क्यों व्यस्त है, इसका व्यवस्था जो उसकी जो क्या उसकी व्यवस्था जायज़ है, मतलब समझिए यहाँ पे जो नागरिक व्यस्त है, व्यस्त मतलब बिजी है, क्यों बिजी है, क्या उसकी बिजी जो है वहाँ पर व्यस्त है, मतलब वो अपने काम में व्यस्त होता है, क्या उसका जायज़ है, वो लायक है। तो देखिए बिल्कुल लायक नहीं है, क्योंकि देखिए जो नागरिक है यहाँ के वो अपने आप से मतलब रखता है, जो हमारे देश में क्या हो रहा है उसे कोई मतलब नहीं। वही कहता है नागरिक को पेट की चिंता है, बिल्कुल सही है कि नागरिक को पेट की चिंता है, वे देश की चिंता से लापरवाह है। बिल्कुल है कि देश की चिंता से बिल्कुल लापरवाह है, अपनी पेट की चिंता है, बगल में भूखे मर जाए कोई व्यक्ति उससे कोई मतलब नहीं। आज की ज़िंदगी है कि नहीं, बोलिए है कि नहीं, बिल्कुल है।
तो नागरिक को किसको अपनी पेट की चिंता है, बगल में कोई भूखे मर रहा है लेकिन उसका कोई मतलब नहीं, उसकी कोई चिंता नहीं है। वही देश की चिंता से लापरवाह मतलब समझ ही रहे हैं, मतलब कोई किसी से मतलब नहीं, लापरवाह है, अपने आप में मतलब रखना, लापरवाह है। देखिए स्वास्थ्य और अज्ञानता राष्ट्रीय समस्याओं से जुड़े, यानी कि उन्हें दूर कर दिया है, यानी कि अपनी स्वास्थ्य और अज्ञानता ही राष्ट्रीय समस्याओं से दूर कर दिया है। नागरिक को अपनी स्वास्थ्य और अज्ञानता मतलब उसका ज्ञान नहीं है, मतलब अज्ञान मतलब समझ रहे हैं, अज्ञान मतलब जिस पर कुछ ज्ञान नहीं है, थोड़ा मतलब यही है, अज्ञानता ने उसे राष्ट्रीय समस्याओं से दूर कर दिया है, यानी कि राष्ट्र में क्या समस्या है, हमारे देश में क्या समस्या है, उसके कोई मतलब नहीं किसी से, मतलब उससे दूर हो गया है, दूर कर दिया है। वे अपने निजी सुख दुख से ही व्यस्त है। बिल्कुल सही है कि वे अपने निजी मतलब क्या होता है, अपना खुद का, मतलब निजी मतलब होता है खुद पर उसका हक, तो वो निजी कार्य मतलब अपने कार्य में ही व्यस्त रहते हैं, सुख दुख में ही व्यस्त रहते हैं, जो जायज़ बिल्कुल नहीं है, जो देश के लिए जायज़ नहीं है, क्योंकि जब देश में रह रहे देश के हित में ही काम करना चाहिए आपको, तो देश के लिए जायज़ बिल्कुल नहीं है। वही बात कहा गया है कि नागरिक अपने पेट की, देखिए बात समझिए, क्वेश्चन कितना देर समय लगा वो नहीं, क्वेश्चन समझना जरूरी है। तो नागरिक पेट की चिंता में है, व्यस्त है, वे देश की चिंता से लापरवाह है, यानी कि देश से चिंता से कोई मतलब नहीं है। वह स्वास्थ्य और अज्ञानता राष्ट्रीय समस्याओं से दूर कर रहा है, मतलब उसको स्वास्थ्य और अज्ञानता राष्ट्रीय समस्याओं से दूर कर रहा है। वे अपने निजी सुख दुख में ही व्यस्त रहते हैं, वो जो भी है उनका मतलब ये जायज़ बिल्कुल नहीं है, वह उसके लायक नहीं है, उसके जायज़ नहीं है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 43वां क्वेश्चन क्या है, कला के लिए सिद्धांत क्या है। देखिए कला के लिए सिद्धांत क्या है, तो कला रसरिक्ता, देखिए जो रससिक्त है यहाँ पे रससिक्त है, तो कला रससिक्त अनुभूतियों का एक सरोवर है। सरोवर मतलब जानते हैं, नदी, सरोवर संस्कृत में बोला जाता है उसको। तो कला रससिक्त अनुभूतियों का एक सरोवर है, ठीक ना, एक सरोवर है। कलाकार कला की रचना से कोई कृत खड़ा करता है। बिल्कुल सही है कि जो कलाकार है, जो आर्टकार है, जो अपनी कला को प्रदर्शित कर रहा है, वह कला की रचना मतलब कोई की कला की रचना से कोई कृत खड़ा करता है, अपनी छोटी छोटी कलाओं से एक बड़ा कृत को मतलब बना देता है, रचना कर देता है, खड़ा कर देता है। वही कर रहा है। देखिए कलाकृत की प्राकृतिक रस प्रदान करता है। जो कलाकृत है वह क्या करता है, प्राकृतिक रस प्रदान करता है। कला मतलब कला के नाम पर एक आडंब की रचना होती है। देखिए कला के नाम पर एक आडंब की रचना होती है। बिल्कुल सही है कि कोई भी कला किसके पास आर्ट है वह आडंब की रचना होती है, उसी के कला पर। देखिए कला के लिए, देखिए कला के लिए है, न कि मन की अतृप्ति उत्पन्न करने का स्रोत है। बिल्कुल सही है कि कला तो कला ही है, न कि मन की अतृप्ति उत्पन्न करने का स्रोत है। बिल्कुल बात सही है कि कोई भी कला दिखा रहा है तो वो मन की थोड़ी ना है, वो कला उसका आर्ट है, उसमें आर्ट वो है, उसमें मतलब कहने के मतलब होता है कि उसमें वैसा कला है, वह ऐसा कर सकता है, मतलब जो आप अन्य से भिन्न कर सकता है वो कलाकार होता है कि नहीं। जो आपको करने में डिफिकल्ट लगता है वो आराम से कर पाता है तो उसको कलाकार बोला जाता है। वही कह रहा है कला के लिए है, न कि मन की अतृप्ति उत्पन्न करने का स्रोत है। तो क्वेश्चन बहुत इजी था, आराम से इसको पढ़िएगा, आराम से याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए काफ़ी बड़े क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 44वां क्वेश्चन क्या है, देखिए धांगर शब्द का अर्थ क्या है। देखिए धांगर एक मतलब होता है एक जाति था, या कह सकते हैं एक बस्ती था, या ये कह सकते हैं कि कोई मजदूर था जिसको धांगर कहा जाता था। यानी मतलब बहुत ऐसा मजदूर था जो नील की खेती करने की खोज में आया था, उसको धांगर बोला जाता था, ठीक ना। सॉरी, उसका अर्थ यही होता है, यानी कि उसका अर्थ यही होता है धांगर का कि जो नील के खेती करने के लिए खोज में आया था, जो अंग्रेजों ने उनको गुलाम बनाकर उनके जीवन को गुलाम बनाकर बहुत सारे मतलब बहुत दिन तक उसको गुलाम बनाकर अपना काम करवाते हैं, ठीक ना। और जो धांगर होते हैं, जो मोटे मोटे तौर पर समझिए, उसका समझाएंगे आपको। धांगर जो होते हैं वो बेसिकली ओराव भाषा में बात करते थे आपस में, और जो अन्य दूसरे से बात करते थे, क्योंकि देखिए नील की खेती कहाँ होता था, बिहार में ज़्यादातर होता था, और कहाँ चंपारण में ज़्यादा नील की खेती होता था। तो वहाँ पे जो भोजपुरी में बात करते थे दूसरे व्यक्ति से आप, और जो अपने व्यक्ति होता था, जो धांगर अपने में बात करते थे, वो ओराव भाषा में बात करते थे। देखिए यहाँ पे देखिए, ओ सदानीला पाठ के आधार पर कहा जाता है कि धांगर 18वीं शताब्दी के अंत में नील की खेती की सिलसिला में आए थे। बिल्कुल सही है कि जो 18 कहा जाता है, मतलब यह बात मतलब कहा जाता है, हम तो देखे नहीं है, आप भी नहीं देखे होइएगा, ऐसा कहा जाता है, ठीक ना। देखिए ओ सदानीला पाठ के आधार पर कहा जाता है कि जो धांगर है वो 18वीं शताब्दी के अंत में, क्या 18वीं शताब्दी के अंत में, यानी कि 19वीं शताब्दी की शुरुआत में
अंत में नील की खेती के सिलसिला में आए थे। जब नील के खेतों में काम करने के लिए अंग्रेज साहब तथा जो अंग्रेज का जो यथी साहब था, जो मैनेजर था अंग्रेजी, जो अंग्रेज साहब तथा राजनगर के राजा उन्हें लाए और उनके बाद उनके वर्षों तक गुलाम बनाकर जीवन व्यतीत किया। बिल्कुल सही है कि जब आएगा तो अंग्रेज तो यही करता था, गुलाम बना लेता था। तो अंग्रेज जो साहब था और राजा जो रामनगर का जो राजा था उन्हें लाए और उनके क्या किए, जो भी आए थे उनको सबको लाए बुलाकर और उनके क्या किए, उनके बाद उनको वर्षों तक यानी कई वर्षों तक गुलाम का जीवन बिताना पड़ा। किसको? तो धांगर को। जब वहाँ पे जो राजा था रामनगर का और साथ में जो अंग्रेजी जो साहब था वह धांगर को बुला लाए नील की खेती करने के लिए और उनको गुलाम बनाकर रखा अनेक वर्षों तक। तो वही बात बताएं, अनेक वर्षों तक गुलाम बनाकर उनका जीवन व्यतीत करना पड़ा। किनको? धांगर को। देखिए आपस में जो धांगर था उराव भाषा में बात करता था और दूसरे लोगों से भोजपुरी और मैथिली में बात करता था, ठीक ना। तो आपको समझ में आएगा वो सदानीरा के पाठ के आधार पर जो धांगर था 18वीं शताब्दी के अंत में नील की खेती के सिलसिला में आए थे, ठीक ना। जब नील की खेती के काम करने के लिए अंग्रेजी ने मतलब जो अंग्रेज था, अंग्रेज साहब जो राजा था रामनगर का, वह क्या किया, जो नील की खेती करने के लिए क्या किया, उसको बुला लाया मतलब उसको लाया मतलब उन्हें लाया और उनको अनेक वर्षों तक गुलाम बनाकर जीवन को व्यतीत करना पड़ा। किसको? धांगर को। और आपस में क्या करते धांगर? उराव भाषा में बात करते थे और दूसरे से भोजपुरी में बात करते थे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 45वां क्वेश्चन क्या है? हार जीत कविता का केंद्रीय भाव क्या है? देखिए हार जीत कविता का केंद्रीय भाव क्या है? देखिए हार जीत कविता में बताया गया है हमारे देश की राजनीतिक, ऐतिहासिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति की ओर ध्यान केंद्रित किया गया है। बात सही है कि हार जीत कविता में कवि देश की राजनीतिक, ऐतिहासिक, आर्थिक और सामाजिक स्थितियों की ओर ध्यान केंद्रित किया है। कवि का ध्यान, देखिए कवि का ध्यान झोपड़ी से लेकर शोषण वर्ग जो आराम की जिंदगी जी रहे, जो शोषण वर्ग मतलब समझते हैं, जो शोषण करता है, जो गरीबों पर हक जताता है कि गरीब उसके दबाव में रहे, गरीबों पर हक करता है, गरीबों को मालिक मतलब नौकर समझता है, तो वह शोषण वर्ग होता है। शोषण मतलब शोषण करता है उसको और वह अपने आराम की ज़िंदगी जीता है, ऐश की ज़िंदगी जीता है, मौज की ज़िंदगी जीता है। वही कह रहा है कवि का ध्यान राजनीतिक, ऐतिहासिक, आर्थिक और सामाजिक स्थितियों पर ध्यान केंद्रित किया है। कवि का ध्यान झोपड़ी की अवस्था से लेकर शोषण वर्ग के ऐसा आराम की जिंदगी तक की ओर ध्यान केंद्रित किया है। देखिए शोषण वर्ग से लेकर झोपड़ी से लेकर क्या, झोपड़ी वर्ग से जो झोपड़ी में रहते हैं, जो गरीब है, उनसे लेकर शोषण वर्ग जो आराम की जिंदगी जी रहे वहां तक की ध्यान को केंद्रित हुआ है, उनका ध्यान केंद्रित हुआ है। कवि स्वतंत्रता के बाद, जो कवि है वो स्वतंत्रता के बाद देश की विकासात्मक यानी कि जो विकासात्मक है वह अवस्था का पर्दाफाश करते हुए पाठक को राष्ट्रीय की कल्याण की काम करता है। जो देखिए जो कवि है वो स्वतंत्रता के बाद देश की विकास की अवस्था के लिए पर्दाफाश करते हुए पाठक को राष्ट्र कल्याण के लिए काम करता है। ऐसा ही सभी को होना चाहिए जो राष्ट्र कल्याण के लिए हर कोई काम करे, न कि गरीब पर शोषण करे, गरीब पर हक जताए और अपने आराम की ज़िंदगी जिए और गरीब को काम करते करते उसको मुआ दे। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। तो देखिए यही हार जीत का कविता का जो केंद्रीय भाव है, आराम से इसको पढ़िए, 1-2 बार पढ़िएगा आपको समझ में आ जाएगा। आपको बार बोलते हैं हिंदी है तो हिंदी में एक अक्षर इधर उधर भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शुद्ध लिखिएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यहाँ 46वां क्वेश्चन क्या है? देखिए पंच परमेश्वर को खो जाने को लेकर काफ़ी चिंतित है। यहाँ पे देखिए कवि चिंतित है, देखिए कवि होना चाहिए यहाँ पे, कवि चिंतित है क्यों? देखिए जो आपको मैं एक बात समझाने का प्रयास करें, पंच मतलब क्या होता है? जो हमारे गांव का जो पंच होता है, हमारे गांव का जो पंच है ना, पंच मतलब समझते हैं ना, जो इसको सरपंच बोला जाता है गांव में, समझिए सरपंच भी होता है। तो गांव का सरपंच भी वही होता है जो गांव के पंचायती करता है, जो गांव के पंचायत करता है, जो गांव के विवादों को समझाता है, सुलझाता है, और जो गांव की समस्या है, विवाद है दो लोगों के बीच, उसको सुलझाता है। तो क्या जो जब पंचायती करने कोई व्यक्ति आता है तो क्या उससे पैसा लेता है? नहीं, जो गांव की समस्या है वह पंच मिलकर समझौता करता है और आपस में सुलझता है। लेकिन समझिए एक बात को, अगर उसी समस्या को आप कचहरी में जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, तो क्या आप फ्री में सुलझा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, उसके लिए आपको पैसा चूसा जाएगा, उसको जो व्यय है उसको व्यय मतलब आपको देना पड़ेगा, तब भी वहाँ पे सुलझेगा कि नहीं सुलझेगा कोई ठीक नहीं। इसीलिए
पंच को चल जाने पर कवि को यहाँ पे कवि होना चाहिए, कवि चिंतित है। तो क्या गांव की कई समस्याओं या दो व्यक्तियों गांव की कोई समस्या या दो व्यक्तियों के बीच विवाद को गांव की पंच ही संभालता है। बिल्कुल सही है, गांव की जो पंच है वही संभालता है, वही सुलझाता है, ठीक ना। यह गांव की परंपरा थी, बिल्कुल है, ये अभी भी है, लेकिन अभी बहुत कम है, अभी भी बहुत कम है। अब ऐसा कम नहीं होता डायरेक्ट कुछ हो गया, अरे कपार फाड़ देंगे तो और चलो यहाँ पे केस करेंगे, अभी छोड़ेंगे नहीं तेरे को। होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है, ऐसा ही होता है। तो इस बात को मतलब यह गांव की परंपरा थी, वह धीरे धीरे खत्म हो रही है। बिल्कुल सही है, वह धीरे धीरे बिल्कुल खत्म हो रही है। थोड़ा भी झगड़ा हुआ तो टांग तोड़ देंगे, तो माथ फाड़ देंगे, सीधा बात करता है, या तो केसे कर देंगे, चल थाना में लड़ते हैं केस, होता है कि नहीं। तो वही धीरे धीरे खत्म हो रही है पंच की। शहर की कचहरी, देखिए अब बात समझिए, यहाँ पे जो शहर की जो कचहरी होता है, कोर्ट होता है, में जिस व्यय का भार उन्हें चुकाना पड़ता है। बात सही है कि जो शहर के कचहरी में जाइएगा, केस करने जाइएगा, थाना में जाइएगा, तो उसको क्या व्यय की भार चुकाना पड़ता है। इसको व्यय मतलब जो उसका पैसा है, उसका जो मांगता है उसको चुकाना पड़ेगा आपको। वह गांव के पंच पर नहीं था। जो गांव को पंच जो पंचायती करता था वह बिल्कुल पैसा किसी से नहीं लेता था, वह गांव की पंच पर नहीं था। लेकिन कचहरी में क्या उसका वाय है उसको चुकाना पड़ेगा आपको। तो वही कहता है गांव के पंच में ऐसा नहीं था। जो पंच परमेश्वर है गांव की समस्याओं को मिलकर सुधारते थे, मिलकर सुलझाते थे या सुधारते थे, जो ऐसा देखने को नहीं मिलता। अब ऐसा देखने को बिल्कुल नहीं मिलता है। अब पंच तो गया ही काम से, अब डायरेक्ट केसा केसी होता है। आप समझ ही रहे हैं। तो मैं फिर से एक साथ पढ़ने के प्रयास करूँ, समझने का प्रयास कीजिएगा। गांव की जो कई समस्या मतलब कोई भी समस्या होता है या दो व्यक्तियों के बीच विवाद होता, उसको कौन संभालता था? गांव की पंच, ठीक ना, या सरपंच कह सकते हैं, ये गांव के मुखिया कह सकते हैं। देखिए यह गांव की परंपरा थी, जो अब वह क्या होता है, वह अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। शहर की कचहरी जिस व्यय की भार को चुकाना पड़ता है। बात सही है कि जब शहर के कचहरी में जाइए, थाना में जाइए, तो कुछ पैसा लगता है, पैसा को आपको चुकाना पड़ेगा। यानी कि फ्री में वहाँ पे कोई वहाँ पे अथी नहीं है, फ्री में वहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक ना। तो वही गांव की जो पंच है, जो गांव की पंच पर कोई ऐसा नहीं था कि वह पैसा लेना है, चाहे पंच को मतलब कुछ भी करना है, लेकिन उसके लिए कोई पैसा नहीं था, पैसा नहीं लेता था पंच, ठीक ना। वही पंच परमेश्वर की बात करें, पंच परमेश्वर कुछ समस्याओं को क्या कर मिलकर सुधारते थे। मिलकर मतलब जो यहाँ पे 10 आदमी बैठा हुआ है उसको मिलकर एक साथ सुधारते थे या संभालते थे। ऐसा अब देखने को बिल्कुल नहीं मिलता। समझ गए? देखिए समय लग रहा है, लेकिन हिंदी है तो इसलिए आपको समझाना जरूरी है और अगल बगल की बात भी बताना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पे 47वां क्वेश्चन क्या, कुंती की संक्षिप्त परिचय दे। देखिए कुंती जो होती है, कुंती क्या होती है? कुंती होती है कौन? बिस्नी की पड़ोसन रहती है। क्या? बिस्नी की पड़ोसन रहती है। कुंती क्या है? तो बिस्नी की पड़ोसन रहती है, ठीक ना। तो इस बात को ध्यान देने वाली बात है कि कुंती की यहाँ पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, यानी कि संक्षिप्त परिचय देना है। यह नहीं बताना है कि वह कौन थी, यह नहीं बताना है उसको कि कौन थी, उसको यह बताना है, उसको यह बताना है कि मतलब उसका परिचय देना है, यह नहीं कि वह कौन थी, ठीक ना। तो देखिए बिस्नी की माँ, यानी कि बिस्नी मानक की माँ है, यानी कि बिस्नी जो है मानक की माँ है और मानक फौज में भर्ती है। यह आपको ही पता है, आप पढ़े हुइएगा। मानक जो है फौज में भर्ती है, यानी कि वो फौजी है। उसकी बहन मुन्नी ब्याहने लायक हो गई है, यानी कि वह ब्याह की लायक हो गई, यानी कि उसकी ब्याह करने लायक हो चुकी है। मानक वर्मा की लड़ाई में कहा गया है, मानक वर्मा की लड़ाई में है। वर्मा एक जगह का नाम है, वहाँ पे लड़ाई करने मानक गया था, उसी के बाद बताया कि मानक वर्मा की लड़ाई में है। माँ उसकी प्रतीक्षा कर रही है। किसकी? मानक की जो माँ है उसकी प्रतीक्षा कर रही है। किसकी? मानक की प्रतीक्षा कर रही है। कौन? तो बिस्नी, ठीक ना। तो प्रतीक्षा कर रही है। तो बिस्नी की पड़ोसन कौन है? कुंती। तो बिस्नी की पड़ोसन कुंती मुन्नी की ब्याह की चर्चा करती है। किससे? मुन्नी की माँ से, बिस्नी से चर्चा करती है। और मुन्नी की ब्याह की चर्चा के क्रम में वह पूछती है कि तूने इसके लिए अभी तक घर वार नहीं देखा है। देखिए घर वार मतलब समझिए थोड़ा मतलब देहाती भाषा की तरह है। घर वार मतलब जाकर होता नहीं कि उसका घर वार कैसन है, देख के आइए घर कैसन है, मतलब सब चीज़ मतलब उसका व्यवहार कैसन है, घर वार देखा है कि नहीं। तो बिस्नी क्या बोलती है? मानक आ जाए फिर कुछ होगा, इतना बोलती है बिस्नी। तो आपको यह कुंती के संक्षिप्त टिप्पणी था। तो कुंती इसमें पड़ोसन होती है और कुंती यह बात बोलती है किससे? बिस्नी की माँ से कि कोई थी मुन्नी के लिए विवाह के लिए कुछ नहीं, घर बार नहीं देखा, यही बात उनके लिए बताना था। तो कुंती पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना था। इसको आराम से पढ़िएगा, आपको याद हो जाएगा। ज़्यादा इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 48वां क्वेश्चन। 48वां क्वेश्चन क्या है, पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है। देखिए यह क्वेश्चन कैसा है, इमोशनल क्वेश्चन है, इमोशनल क्वेश्चन है। पुत्र के लिए माँ क्या करती है, तो माँ ही जिंदगी है पुत्र की, या ध्यान रखिएगा, माँ से ज़्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता अपने पुत्र से, ठीक ना। देखिए जो पुत्र होता है वो माँ के लिए एक मतलब होता नहीं, सब कुछ वही होता है, मतलब सब कुछ हो या जिंदगी जहान जो भी है वही होता है माँ के लिए। देखिए माँ जो कवित्री कहती है कि उसने अपने पुत्र को उस भय से अपने गोद से नहीं उतारती है, यानी कि उस भय से गोद से नहीं उतारती है कि उसे ठंड ना लग जाए। अब बोलिए, जो माँ है अपने पुत्र को अपने गोद से नहीं उतारती है कि कहूँ उसे ठंड ना लग जाए, उसको भय बना रहता है, उसे थपकी मतलब होता है नहीं, ठोक ठोक कर कहता है अल करता है कि नहीं, मतलब बच्चे को सुलाने के लिए कहा जाता है कि नहीं, मतलब उसको थपड़ी मतलब ठोक ठोक कर, उसको देह पर हाथ से ठोक ठोक कर सुलाती है, यानी कि सुलाने का प्रयास भी करती है, उसे लोरी सुनाती है, उसके मतलब गीत सुनाती है, संगीत सुनाती है कि आओ बउआ आओ, मतलब कैसे होता है वह सुनाती है कि नहीं, चिड़ैया आओ, उस प्रकार से सुनाकर बउआ को सुलाती है, यानी कि पुत्र को सुलाती है, ठीक है ना। अपने पुत्र की स्वास्थ्य, अपने मतलब हेल्थ, स्वास्थ्य और सुखी देखने के लिए मंदिरों में जाकर कामना करती है, मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाती है कि नहीं बात। अपने पुत्र के लिए जो माँ होती है, पुत्र के स्वास्थ्य के लिए क्या करती है, सुखी देखने के लिए मंदिरों की चढ़ावा चढ़ाती है, मंदिरों में कामना करती है, मंदिरों में जाकर आरती करती है। पुत्र की खुशी ही माँ की खुशी मिलती है, पुत्र की खुशी में ही माँ की खुशी मिलती है। या तो अपने भाव में लिखना है कि माँ पुत्र के लिए क्या क्या करती है, तो माँ क्या क्या करती है पुत्र के लिए, आपको नहीं पता है, आपके माँ आपके लिए क्या क्या किया, वही बात को लिख दीजिए ना। यहाँ क्या लिखा है उससे मतलब नहीं, बस एक भावना को हम प्रकट किए यहाँ पे कि इस प्रकार से लिखना है, यह नहीं कि आपको यही लिखना है। अच्छी बात है ये लिख देते हैं तो, लेकिन आपको ज़रूरी नहीं कि यही लिखिए, अपनी जो माँ आपके लिए जो की है वो हो कर सकते हैं। आपकी माँ आपके लिए सुख दुख में मंदिर गई है, आपको मतलब ठंड लगने से बचाती है, आपको लोरी सुनाती है, आपको सुलाती है, आपको घुमाने ले जाती है, यानी कि माँ आपकी खुशी में ही माँ की खुशी होती है। इस बात को लिखना है, इसमें क्या करूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पे 49वां क्वेश्चन क्या है, देखिए लाल केसर और लाल खड़िया चाक किसके लिए प्रयुक्त है। लाल केसर और लाल खड़िया चाक किसके लिए प्रयुक्त है। देखिए तो यहाँ पे देखिए लाल जो केसर है पूर्वी क्षितिज मतलब सूर्य होता है, क्षितिज मतलब सूर्य होता है, ठीक ना। तो लाल केसर जो है पूर्वी क्षितिज पर, यानी कि पूरब की ओर जो सूरज उगता है उसकी बात हो रही है, पूर्वी क्षितिज पर ये प्रच्छादित सूर्य की किरण के लिए मतलब किरण की आभा के लिए प्रयुक्त किया गया है, किरण की आभा के लिए प्रयुक्त किया गया है। किसको, काला मतलब लाल केसर को। लाल केसर क्या है, तो लाल केसर पूर्वी क्षितिज पर प्रच्छादित सूर्य की किरण की आभा के लिए प्रयुक्त हुआ है, और लाल खड़िया चाक का प्रयोग सूर्य की किरण के लिए हुआ है। देखिए काफ़ी छोटा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि लाल केसर पूर्वी क्षितिज पर प्रच्छादित सूर्य की किरण की आभा के लिए प्रयुक्त हुआ है, और लाल खड़िया चाक की जो चाक होता है, लाल खड़िया चाक का प्रयोग सूर्य की किरण के लिए हुआ है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 50वां क्वेश्चन क्या है, देखिए दानव, देखिए आप समझिए, दानव दुरात्मा से क्या अभिप्राय है, मतलब दुरात्मा से क्या अभिप्राय है। तो दानव जो होता है, दानव मतलब समझते हैं राक्षस जिसको कह सकते हैं आप, दानव दुरात्मा से क्या अभिप्राय है। देखिए दानव हमारे जो यहाँ पे शोषण वर्ग है उसको दानव कहा गया है, जैसे कि गरीबों पर शोषण करता है, गरीबों पर शोषण कर, तो दानव से कम थोड़ी ना है। अब राक्षस है तो राक्षस जिसे अब यहाँ पे समझिए, और यहाँ के क्या बोलते हैं, रावण क्या था, एक मतलब रावण मतलब समझ ही रहे, वह सब पर मतलब शासन करता था, वो अपना मतलब हक जताता था, वो किसी को कुछ कर देता था। वही दानव दुरात्मा से क्या प्यार है, तो देखिए शोषण वर्ग यानी कि जो गरीबों पर शोषण करता है, गरीबों पर हक जताता है, अपनी जो पोषण के लिए, अपनी स्वच्छता के लिए। तो ये कहता है प्रयुक्त कविता में दानव दुरात्मा का प्रयोग शोषण वर्ग के लिए किया गया है, वह दूसरे का रक्त चूसता है। बिल्कुल सही है कि जो धनी मनी जो व्यक्ति है वह गरीबों का रक्त चूसता है, वह शोषण करता है, अपने पोषण के लिए क्या करता है, अपना पोषण करता है। दूसरे का रक्त चूसना मतलब दूसरे से काम करवाना, दूसरे से ठगना, दूसरे से काम करवा कर अपना पोषण करना, वही कहता है अपना रक्त चूसता है, अपना पोषण करता है, रक्त चूस कर अपना पोषण करता है। देखिए दुरात्मा नीच प्रकृति का होता है, जो
दुरात्मा होता है वो नीच प्रकृति का होता है, मतलब वो उसका नीच प्रकृति, उसका जो उसका सोच होता है ना बहुत नीच होता है, ठीक है ना। वे हृदय का खोटा होता है, कहता है ना ये लड़का उसका हृदय में बहुत खोट है, वो हृदय का मतलब बुरा आदमी है, इस प्रकार से कह सकते हैं। मतलब हृदय में उसका खोट है, मतलब कोई बात कहिएगा तो उसको हृदय में उसका खोट रहता है। वही बात है कि जो दुरात्मा होता है वो नीच प्रकृति का होता है, उसका हृदय में खोट होता है। यह क्वेश्चन बहुत इजी था। प्रयुक्त कविता में दानव दुरात्मा का प्रयोग शोषण वर्ग के लिए किया गया है। वह दूसरे का खून चूसता है, खून चूसकर का अपना पोषण करता है, और दुरात्मा नीच प्रकृति का होता है, वह हृदय की खोटा होता है। समझ गए, काफ़ी इंपोर्टेंट 15 और 16 में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए 50 क्वेश्चन आपका पूरा होता है आज। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। इससे पहले जो वीडियो नहीं देखे हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू। क्यूज और टेस्ट देने के लिए सबसे पहले गूगल ओपन करना है, उस पर केकेजी क्लासेस सर्च करना है। सर्च करने में फर्स्ट वेबसाइट आएगा उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको क्यूजेस का ऑप्शन मिलेगा, क्यूज का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद बहुत सारा आपको टेस्ट शो होने लगेगा, क्यूज शो होने लगेगा। उसमें जिस सब्जेक्ट का टेस्ट देना है, क्यूज देना है, उस पर क्लिक करके आप लोग दे सकते हैं। आपको पूरी जानकारी और चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं।